बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत अच्छी प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे मॉर्निंग, तो ऑब्वियसली आपने कुछ डिफरेंट प्लान किया होगा, आपने एक स्केड्यूल सेट कर लिया होगा और पूरे वीक की आपने रूटीन बना ली होगी कि आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने क्या करना है। देखिए, जब हम रूटीन सेट करके चलते हैं तो ज़िंदगी में आसानी रहती है, लेकिन अगर हम कहें नहीं कल देख लेंगे, कल जब आएगा तो देखते हैं हमने क्या करना है, परसों देखते हैं हमने क्या करना है, तो देन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकती है, बहुत ज़्यादा हर्डल जो है वो आ सकती है, काफ़ी सारे मसाइल मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर अभी तक आपने अपना स्केड्यूल सेट नहीं किया, पूरा वीक का प्लान नहीं आपने लिखा, तो अभी से आज से आप उसको लिख लें ताकि पूरा वीक आपका बहुत अच्छा रहे। और हम ये वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आप वक्त को मैनेज करते हैं, अपने काम को मैनेज करके लेके चलते हैं, तो फिर आपको मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन अगर आप कहें कल कर लूँगा परसों, तो फिर मसाइल आ सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि चीज़ों को बैलेंस करने की या मैनेज करने की कोशिश करें और फिर खुश मिजाजी के साथ चीज़ों को लेके चला करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमने चीज़ें देखी हैं जो होती हैं, ऑब्वियसली लाइफ है, कभी भी अप्स डाउन इसमें आ सकते हैं, तो बड़े तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की आपने कोशिश करनी है। अब इसी प्यारी बात को लेके आगे चलते हैं। अब ये मैंने जो सब्र और पेशेंस की बात की है ना, ये हमारे पहले टॉपिक के साथ ज़रूर रिलेट करेगी, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बन चुकी है कि हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो अब्रॉड का सफ़र करे, वो बाहर जाना चाहता है, कुछ स्टडी के लिए लोग जाना चाहते हैं, कुछ जॉब के लिए लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि इमिग्रेशन की बात करें या किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उन्हें अथेंटिक बंदा नहीं मिलता, या अथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक शेयर नहीं की जाती या नहीं पहुँचाई जाती। तो आज ज़रा हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑब्वियसली इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप बहुत ही खूबसूरती के साथ लोगों को गाइड करते हैं, और जो तीसरी नस्ल चलती आ रही है उससे उनका ताल्लुक़ है। और इवन अगर उनके मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सिलसिला है वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, यानी कि इनकी फैमिली भी इसी शोबे से वाबस्ता थी, यानी कि कई सालों से इनका ये जो खिदमात हैं, लोगों को सर्व करना, उनके इमिग्रेशन के हवाले से उनको गाइड करना, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो चीज़ें चलती आ रही हैं। तो आज ख़ुद भी जो हमारे गेस्ट, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये भी कई सालों से माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर अपना एक नाम बनाए हुए हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपोजर हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और तो आज हम ज़रा इनसे जानेंगे, इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम इनसे इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ाज़ के हवाले से, रिजेक्शंस के हवाले से, फिर कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी, चूँकि आप भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट ऑब्वियसली करते रहते हैं, ख़ासकर जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हमारे साथ हैं जी अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सुनने में आ रहा है फिर से अमेरिका ने जो है वो ये वीज़ाज़ वगैरह, इमिग्रेशन, ये चीज़ें ओपन कर दी हैं। ज़रा इसको आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए एलेबोरेट कर दीजिए कि इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है। जी हाँ, वालेकुम सलाम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मदु किया। और ये बात बिल्कुल जो है वो सही है। एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, जिसमें हमने ये देखा है कि अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं, जी। खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में और लाहौर में, उन्होंने जो है वो बाकायदा अब फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि अच्छा। 20 जुलाई के बाद से जो है वो अपने जो उनके ऑपरेशंस हैं जी। वो मामूल के मुताबिक दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए जो लोग नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज के लिए प्रोसेसिंग करना चाह रहे थे, जिसके अंदर विजिटर वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, जिसके अंदर बिजनेस वीज़ाज हैं जैसे कि E2 वीज़ा होता है, तो ओके। उन लोगों के लिए जो है वो एक बड़ी खुशाइन बात है। क्योंकि हमारे साथ भी जब रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोग मुलाकात करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर इस वक्त एम्बेसीज की क्या सूरत हाल है, जी। अपॉइंटमेंट्स कब मिल सकती है। तो पिछले कुछ अरसे से जो है वो थोड़ा सा सिलसिला रुका हुआ था, लेकिन अब बाकायदा जो है वो अनाउंस हो गया है कि 20 ओके, जुलाई के बाद से जो है वो सर्विसेज दोबारा से जो है वो ऑन हो जाएंगी। लेकिन दैट्स रियली ताहम गुड। एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ सर्विसेज खुलने का मतलब ये नहीं है कि वीजा मिलना आसान हो गया है। हाँ। अमेरिका आज भी जो है वो हर एप्लीकेंट को उसके मेरिट और दस्तावेजात और जो भी उनके इमिग्रेशन कवानीन है उसके मुताबिक ही पूछता है। अच्छा, यानी कि ये तो एक खुशाइन बात है कि उन्होंने फिर से इमिग्रेशन या वीज़ाज़ ऑन कर दिए हैं, स्टूडेंट है, विज़िट वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा है। लेकिन जो चैलेंजेस आ सकते हैं अगर मैं कहूँ, या फिर जो एक टर्म्स कंडीशंस होती हैं
वो एज इट इज़ रहेंगी, यानी कि वो मुकम्मल फिलफिल करना होगी तभी जाके आपका वीज़ा लग सकता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां हाँ। पर देखें, अभी चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपने तौर पे अपने आप को कंसल्टेंट जो है ना क्लेम करता है, और बड़ा ऑब्वियसली। आसान बनाकर पेश किया जा रहा होता है कि जी अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो शायद वीजाज फ्लड गेट्स की तरह खुल गए हैं, और ये ममालिक शायद बैठे हुए हैं बस हर किसी को लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मयार यहाँ पर चेक जरूर होता है। और कहीं पर भी हम, बीइंग एन ऑथराइज कंसल्टेंट जो हम इतने अर्से से काम कर रहे हैं, हम कहीं पर भी आसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अभी रसाई तो बेहतर हो गई है, लेकिन असल फैसला अभी भी आपकी प्रोफाइल, माली सूरत हाल, हाँ। ट्रैवल हिस्ट्री, और सबसे अच्छा। बढ़कर ये कि आपने अपने केस को कितने मजबूती से पेश किया है, आपका ओके। कंसल्टेंट कितना जो है वो काबिल है, और आप महीने को पूरा उतरते थे या नहीं उतरते थे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई मैन है, और वो कारोबारी शख्स है और वो अमेरिका जाना चाहता है, अपना कारोबार सेट करना चाहता है, तो उसके लिए ई एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि जो उनका प्रूफ ऑफ फंड्स है, जी। जो फाइनेंशियल ट्रेल है, और जो सबूत देने, एविडेंसेस देने, वो प्रॉपरली पेश नहीं कर पाते। सिर्फ वो उठते हैं, वो समझते हैं कि जी, हम एक पेपर पे कंपनी बनाएंगे, कंपनी स्टैब्लिश करेंगे और हमें वीजा मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। कुछ सही। लोग ये भी समझते हैं सिर्फ हमारे बैंक में खाली पैसा पड़ा हुआ होगा तो हमें वीजा मिल जाएगा। हाँ। ऐसा भी नहीं है। ओके। एप्लीकेशन के अंदर कंसिस्टेंसी होना, और वो जो उनका मयार उन्होंने सेट किया है, उस हिसाब से वो एप्लीकेशंस को डिसाइड करते हैं। बट स्टिल ओके। अमेरिका का पाकिस्तान से इस्लामाबाद और कराची की जो कॉन्सुलेट हैं, जी। उनमें काफी अच्छा बेहतर रेशियोज है। खास तौर पे विजिट वीजा के भी अगर हम देखें तो 54-55% तक का एक अच्छा अप्रूवल रेट है। सही। तो इन हालातों में जहां पर हमारे पासपोर्ट की जो साख है वो थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर हाँ। अमेरिका जैसे भी आपको इस रेशियो पे भी वीजाज दे रही है और बाकी भी कैटेगरीज मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अप्लाई करना चाहिए। प्रॉपर ऑब्वियसली। रिसर्च जरूर करें। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग अलमिया इस वजह से भी अप्लाई नहीं कर पाते। अबू बकर साहब, ज़रा इस पे भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से माइंड बना लिया होता है कि अमेरिका की बात की जाए, अच्छा अमेरिका का वीज़ा, मतलब वो समझते हैं कि ये तो नामुमकिन बात है कि हमारे पासपोर्ट पे अमेरिका की स्टैंप लग जाए। उन्होंने पहले से ये माइंडसेट बना लिया होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि लोगों का वीज़ा लग रहे हैं, लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं माशाल्लाह से स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए, लेकिन वहीं पे बहुत बड़ी तादाद ये भी हम देख रहे हैं कि उनकी पहले से सोच होती है कि अमेरिका जाना तो लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि जो फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं ज्यादातर वो मकबूल हैं पाकिस्तान में, जी। और थोड़ा सा रिसर्च की कमी होती है। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि अगर हमारा कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिका में सेटल है कई अरसे दराज, शायद वो ही हमें स्पॉन्सर कर सकता है। वो एक बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर आप फैमिली स्पॉन्सर में अप्लाई करते हैं तो आपको आराम से एक 5-6 साल, 8 साल और 10 साल का अरसा भी लग सकता है, क्योंकि अच्छा। बैकलॉग बहुत ज्यादा है। और जनरेशन टू जनरेशन अगर ग्रीन कार्ड देने की बात है तो अमेरिका बड़ा स्क्रूटनी है ना, बड़ी टाइट रखता है। लेकिन जो दीगर प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो सेगमेंट्स आते हैं। एक आते हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के, जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी वाले जी। ये लोग शामिल हैं। और फिर दूसरा एक सेगमेंट आता है जो बिजनेसमैन हजरात हैं, जो कारोबार करते हैं। ठीक इन है। दोनों ही सेगमेंट्स के लिए अच्छे वाजे प्रोग्राम्स अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम पिछले 2-3 सालों में काफी मकबूल हुआ पाकिस्तान के अंदर, और वो है EB-2 NIW, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है। और अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग में फाइल करें तो अभी 6-8 महीने से ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। वो अलग बात है कि प्रीमियम की उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप मयार पे पूरा उतरते हैं, आपके पास एक अच्छी बैचलर्स डिग्री है, आपके पास अपनी फील्ड का रेलिवेंट 5 साल का एक्सपीरियंस है, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप किस तरीके से जाकर अमेरिका में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, उनका फायदा किस तरीके से होगा, तो EB-2 NIW के तहत आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है। इसमें ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना कोई एज लिमिट है, और ना ही कोई आपको बैंक स्टेटमेंट प्रूव करनी है। सिमिलरली अगर हम बिजनेसमैन हजरात के लिए तो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अगर हम अंदर देखें तो E2 वीजा बड़ा मकबूल हो रहा है। ये एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वीजा है, जिसके अंदर आपको कम से कम भी 1 लाख US डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने बिजनेस के अंदर। और वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई ग्रोसरी शॉप भी हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। वो आप बिजनेस लगाते हैं, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान देते हैं कि मैं आऊंगा, मेरा ये रोल होगा, मैं इस तरीके से चलाऊंगा और मैं इतना आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। तो उस बुनियाद पर E2 वीजा आपको 3 से 6 माह के अंदर अंदर मिल जाता है। तो सही। जरूरत यह है कि सही कंसल्टेंट, और अगर आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाजे तौर पे बताते हैं लोगों को कि आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप अच्छी रिसर्च कर लें, तो यहाँ पर जी। रिसर्च बहुत अच्छा, मसला सारा ये जो रिसर्च कि की आपने बात की है ना, ये बहुत बड़ा इशू है कि हम खुद रिसर्च नहीं करते, हम डाल देते हैं दूसरों पे बात
कि अच्छा हमने अगर किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंसी को हमने पैसे दिए हैं तो भाई वो जाने, उसका काम जाने, खुद तो हमने कुछ पढ़ना नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान की बात कीजिए, जो यहाँ से एप्लीकेशंस सबमिट होती हैं फॉर द वीज़ा, सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन जो इश्यूज आ रहे हैं या रीज़न्स आ रहे हैं वो क्या है कि किस बेस पे पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं, उनके ये वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं? कौन सी बेसिक वजूहत जो है ना वो सामने आ रही है, ताकि लोग उसको सुन ले और फिर वो गलती रिपीट करने की दोबारा कोशिश ना करें? रिया, देखिए ज्यादातर जो रिजेक्शन की वजूहत होती हैं उनमें सबसे पहले तो जो है वो आपके जो माली दस्तावेजात हैं उनके अंदर अच्छा। तजाद होता है, हाँ। कंसिस्टेंसी नहीं होती, रब्त नहीं होती, लोग हाँ। इस बात को प्रूव नहीं कर पाते कि उनके पास जो पैसा वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर है, मिसाल के तौर पे, तो ओके। उसकी एक प्रॉपर ट्रेल क्या है, क्या वो आपने अपने तौर पे ही खुद से कमा करके सेव करके अपने पास रखा है या आपने कहीं से कोई उधार ले लिया है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेल दिखाना जरूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर मेनली, चाहे वो फिर अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, जी। जो मेनली डिसाइड होते हैं वो होते हैं कि आपके अपने मुल्क से जो मजबूत ताल्लुकात हैं वो आप साबित नहीं कर पाते, जो सही। स्ट्रॉन्ग टाइज है आपके, कि आप अगर मिसाल के तौर पे नॉन इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो जी। आपको ये प्रूव करना है कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे जो स्पेसिफिक आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसके बाद। तो विजिटर वीजा की बात कर लीजिए या स्टूडेंट वीजा की बात कर लीजिए, आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि जो मेरे पास पीछे होम कंट्री के अंदर, मिसाल जी। के तौर पे पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप गल्फ में किसी खलीजी ममालिक में हैं, यूएई से कर रहे हैं, कतर से कर रहे हैं, तो वापस आने की वजूहत क्या होंगी? कि आपकी कोई ओके। मजबूत जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं, कि आपकी फैमिली वहां पर है, इमीडिएट ठीक है। फैमिली का होना, कोई आपके एसेट्स जिसके अंदर आपके नाम पर कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऑफिसेज हैं, ठीक है, जी। कोई रेंटल इनकम्स हैं, आपकी डेली की लाइफ क्या है, और कितना फ्यूचर में समझते हैं कि जब आप वापस आएंगे तो आप अपने मुल्क के अंदर दोबारा से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे फैक्टर जो आपको स्टैब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि नॉन इमिग्रेंट वीजा तो ये बात बड़ी वाज़ेह आपको बतानी पड़ती है। जो ग्रीन कार्ड के प्रोग्राम्स हैं उनमें तो चले आप फिर भी अपनी स्किल्स वगैरह बता करके डायरेक्ट यस। ग्रीन कार्ड की पटिशन डालते हैं, लेकिन ये चीज़ जरूरी है। और तीसरी इसमें ये है कि एप्लीकेशन के अंदर जो है जो मालूमात आपने और जो दस्तावेजात अटैच किए हैं वो एक दूसरे से मैच ना करना, क्योंकि अच्छा, ज्यादातर ये होता मोस्टली है कि ये भी लोग, होता है जो हमने सुना है कि अब जो जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं उसमें जो जो चीज़ें लिखी होती हैं, अगर तो वो आपने झूठ लिखी हैं या गलत लिखी हैं, तो जब आपका इंटरव्यू होता है, जब पूछा जाता है, तो आपकी वो एप्लीकेशन और आपका वो इंटरव्यू मैच ही नहीं कर रहा होता, वहीं से आप पकड़े जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक तो स्टडी के लिए जाते हैं या विज़िट के लिए जाते हैं, वहीं पे एक ऐसा तबका भी है जो वहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश पजीर होना चाहता है, यानी कि वहीं पे वो सेटल होना चाहता है। तो आपके पास क्या इस वक्त कोई ऐसे जो रास्ते मौजूद हैं इमिग्रेशन के कि जिसमें वो वहाँ पे सेटल हो सकें, कानूनी तौर पे देखा जाए, या कोई और ऐसी चीज़ें हों, कोई ऐसी एप्लीकेशन या और कोई ऐसा रास्ता कि वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हो सके मुस्तकिल तौर पे? जी हाँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आज भी अमेरिका के अंदर काफ़ी जो है वो कानूनी रास्ते मौजूद हैं और वही इख्तियार करना कुछ ज़रूरी लोग तो भी है। असाइलम लेते हैं। जी हाँ, वो हम थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। देखिए लोग कोई लोगों का रुझान ये होता है कि हम कुछ भी करके हाँ, अपनी कश्तियां चला वहाँ पे के रुक चले जाएं। जाए। बहरहाल ये थोड़ा सा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हाँ। हम हालात में तो नहीं है अभी तक भी, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको जो है वो अपने मुल्क की, अपने पासपोर्ट के साथ को भी बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। देखिए यही जी। वजह है लोग असाइलम क्लेम करते हैं, लोग विजिटर वीजा पे जाकर जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं, हाँ। कन्वर्ट करने की बात करते हैं। जितने एजेंट्स भी आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, जी। जो बंदा भी खुद पहुंच जाता है अमेरिका कनाडा, वो कैमरा खड़ा करता है, वीडियो बनाता है और कहता है कि जी मैं बिल्कुल। आ गया हूँ तो आप भी आ जाओगे और यहाँ आकर जिंदगी बदल दो। तो विजिटर वीजा ये बात करना बिल्कुल नहीं, नामुनासिब है। देखिए उसकी वजह है, दूर के ढोल सुहाने जो नज़र आ रहा है एक्चुअली वैसा होता जी नहीं हाँ, है। विजिटर वीजा की पता बहुत से करते रहे हम हकाइक लोग भी और, होते हैं। अच्छा, अबू जी बकर हाँ, साहब, चूँकि हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, तो मैं चाहूँगी कि नाजरीन को आप कोई एक ज़बरदस्त किस्म की एडवाइस दें, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाना चाहते हैं। देखिए अगर तो आप एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, हाईली स्किल्ड से मुराद ये है कि अगर आप एक बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं, जी। मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं, आपके पास रेलिवेंट अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो एक बेहतरीन प्रोग्राम यूएसए का जो EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, NIW, जी। डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का प्रोग्राम है, अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आइल्स नहीं है, एज लिमिट नहीं है और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी, सिर्फ आपकी जो है वो माहिरियत देखी जाती है कि आप अपनी फील्ड में कितने मंझे हुए हैं। तो उस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, अप्लाई करें, लेकिन जी। शर्त ये है कि आप मयार पे पूरा उतरें और रिसर्च आपकी अगर मजबूत है तो जी। फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत शुक्रिया अबू बकर आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आप
आपका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट है, जो आप इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, अगर वो आपकी वैलिड है तो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने 19-20 का फ़र्क कर दिया तो ऑब्वियसली रिजेक्शन चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। देख रहे हैं सच सवेरा, आज का अगला टॉपिक बड़ा अहम है। टॉपिक बताने से पहले क्यों ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर लें। देखें, हम बात करते हैं शादी की, और शादी को बड़ा खूबसूरत रिश्ता जो है वो करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान एक ताल्लुक़ जो है वो बिल्ट हो रहा होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत ऑब्वियसली एक रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे जो एक दिलचस्प तकरीब हमें देखने को मिली है, ये जो शादी है ये किसी इंसान की शादी नहीं है, ये शादी हुई है भाई रोबोट्स की। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और देखते देखते सोशल मीडिया पे इसने धूम मचाई हुई है। और जब हमारे सामने है तो हमने सोचा कि वाई नॉट अपने नाजरीन के साथ भी इसको शेयर किया जाए कि जहां हम इंसानों की शादियां देखते थे, अब वहां पे हमें रोबोट्स की जो शादी उसकी तकरीब है वो भी देखने को मिल रही है। और ये जो वाक़या है ये रूस के दारुल हुकूमत मास्को का ये वाक़या है कि वहाँ पहली बार रोबोट्स की अलामती शादी की तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की गई है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से जो है वो वायरल हो रही है। शादी की तकरीब मास्को की एक लाइब्रेरी जो है उसमें हुई है, जहाँ रोबोट्स जो हैं उनको अलामती तौर पे मियाँ बीवी जो है वो करार दे दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में रोबोट्स को तकरीब के दौरान देखा गया कि वो एक दूसरे के साथ रक्स भी करते रहे, और ये जो चीज़ है ऑब्वियसली ये शुरा की तवज्जो का मरकज़ भी बना, और बड़ी इंटरेस्टिंग ये शादी हुई। और जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो आई तो लोगों ने मिले जुले जो है वो रद्द अमल का इस पर मुजाहरा किया। और ऑब्वियसली ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ हम पहले इंसानों की शादी देखा करते थे, अब हमें वहाँ पे रोबोट्स की जो शादियाँ हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग है ऑब्वियसली वो हमारे सामने आती रहती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कभी कुछ भी ढका छुपा नहीं है। तो अगर आप लोगों के सामने वैसी चीज़ आए तो उसको एंजॉय किया करें, क्योंकि यही ज़िंदगी की खूबसूरती और यही रौनकी होती है कि इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखें और फिर आप उन पर ज़रा सोचने की कोशिश करें। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, ग्रीन लाइफस्टाइल। अच्छा, ग्रीन लाइफस्टाइल है क्या, पहले तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इन्वायरमेंट की बात करूं, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था और एक सीक्वेंस से जो है वो वेदर पैटर्न चल रहा था। बट अब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज क्या है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये क्यों जो इन्वायरमेंट है उसमें इतनी रैपिडली हमें एक तेज़ी जो है वो देखने को मिली है कि या तो बहुत एक्सट्रीम पे हॉट वेदर हो रहा है या बहुत एक्सट्रीम पे हमें ठंड देखने को मिल रही है। और वो जो बारिशों का एक पैटर्न था वो भी बिल्कुल चेंज होता नज़र आ रहा है, या तो बिल्कुल बारिशें नहीं होती या ऐसी बारिशें होती है कि वो तबाही मचा देती हैं, यानी कि सैलाबी सूरत हाल से पैदा हो जाती है। तो ग्रीन लाइफस्टाइल क्या है, क्यों इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, या इसका इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल है, आइए ज़रा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। इजाज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इजाज़ साहब, पहले तो हमें हमारे नाज़रीन को ज़रा आसान अल्फाज में ग्रीन लाइफस्टाइल, क्योंकि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल तो बड़ा सुनते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं, बट ग्रीन लाइफस्टाइल क्या है और इन्वायरमेंट के साथ इसका जो ताल्लुक है या क्या रोल है, पहले हमें ये बताइए। जी, जिस तरह आपने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है वक्त के साथ साथ, जो है आज से शायद 15-20 साल पहले जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन अब हम जो है वो थोड़ा मैकेनाइज हो गए हैं। पहले शायद अगर हमने कहीं कोई बाज़ार जाना हो तो थोड़ी दूर भी अगर जाना हो 5-7 मिनट 10 मिनट हम पैदल चल के चले जाते थे, या साइकिल होती थी घर में एक जो है, और एक थैला होता था तो जो है उसमें हम उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो जो है जहाँ पे पहले एक साइकिल थी, अब वहाँ पे 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो हैं वो उसने ले ली है। अब गाड़ी का मतलब है कार्बन, कि जितनी आपके पास गाड़ियां ज़्यादा होंगी उतना पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, उतना एमिशंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, उतनी फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो ज़्यादा होगी। अब हमने स्मॉग का मौसम जो है वो अब सुना है कि जो है अब इस वक्त पाकिस्तान में 5 मौसम हो गए हैं, एक स्मॉग का मौसम उसमें शामिल हो गया है। और ये जो है पहले सिर्फ लाहौर तक महदूद था, अब पंजाब, इस्लामाबाद और सिंध में भी जो है, पेशावर और उसके इलाके जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फैलता जा रहा है। तो वो उसका वजह जो है वो यही है कि हमने अपना लाइफस्टाइल इतना तब्दील कर लिया है कि पहले जो हम काम 10 मिनट
5 मिनट पैदल चल के कर सकते थे, अब हम वो काम जो है वो गाड़ी पे करेंगे। तो ये बात वाकई दुरुस्त है। मुझे अपने कॉलेज टाइम का टाइम था वो भी याद आ गया कि तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता बनता था घर से मरकज तक, तो लिटरली हम वॉक करके जाते एग्जैक्टली। और अब एक गली छोड़ के साथ मार्केट टाइम कहते गाड़ी निकाले जाके चीजें ले। एग्जैक्टली ये होता है। इन सहूलियात असल में जितनी इंसान को आसानियाँ होती हैं उतना सुस्त हो गया। तो जब एक तो उससे बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा जो है वो ज़्यादा है कि आपकी फिजिकली जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो या तो फिर आपको जो है ना वो जिम जाना पड़ेगा, जो कि एक एडिशनल बर्डन है आपके लिए, फिर अलग से वक्त निकालना जो कि हम नहीं निकाल पाते। अच्छा, चूंकि वो पैसे दे रहे होते हैं तो इसलिए वहाँ जाना तो लाजमी बन जाता है। लेकिन जो है हम वैसे अगर हम किसी और बहाने से कि अगर कुछ लेना है उसके लिए मार्केट पैदल जाना हो तो हम शायद वो काम नहीं करते। अच्छा, फिर इसी तरह हमारा जो है मैं अपने बचपन में जवानी तक जो है तो चले नौजवानी तक थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो वो जो है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना होने के बराबर था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो है हम दूध भी और सब्जी भी और सालन जो है वो प्लास्टिक के थैलों में जो है वो लेकर आएंगे। कपड़े का एक थैला होता था या बर्तन साथ जो है ना वो जाता था और वो उसमें बड़े आराम से जो है वो चीज़ें आ जाती थी। अब ये प्रैक्टिसेस हैं। इसी तरह पहले जो सफ़र करते थे, बसें जो हैं, ओमनी बस सर्विस, मैं इस्लामाबाद में 1971 से रह रहा हूँ। यहाँ पे बसों में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी आराम से अवेलेबल होती थी। मैं रावलपिंडी में पढ़ता था। अच्छा। तो यहाँ से रावलपिंडी जो है वो बस में ओमनी बस सर्विस होती थी, जो है अर्बन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती थी। वक्त पे वो बस आती थी और वक्त पे जो है ना वो हम वहाँ पहुँच जाते थे। और 10 पैसे 25 पैसे जो है वो उसका किराया होता था, वो भी हम कभी कभी जो है वो और अब बसेस की तादाद तो बढ़ गई है। डबल डेकर बसेस होती थी जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान में चलती थी। तो उसका जो फुटप्रिंट है, जो उसका जो कहने का मकसद यही है कि उसको अगर हम देखें तो वो अब जो है मैं भी आपके ऑफिस के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जो कि जाने वालों की है। तो वो रोड बन रही है। बाद में हमें अनफॉर्चुनेटली याद है कि यहाँ पे ब्रिज अंडर पास होना चाहिए था, तो फिर रोड को तोड़ना शुरू कर दिया। अब यही बनी थी, अभी बनी थी ना, मैं कह रही हूं, इनको अभी बाद में वो जो है उसकी जगह अगर यहाँ पे 5-7 बसें होती, एक तो ट्रैफिक जैम का मसला जो है वो ना होता। जो डस्ट जो उड़ रही है इस वक्त, लिटरली जो लोग आबाद हैं इसके इर्द गिर्द जो है, जितना ग्रीन आपका जो एरिया था, ये ग्रीन बेल्ट थी, यहाँ पे ऑर्चर्ड्स है और बड़े खूबसूरत लोगों ने फार्म हाउस बनाए हुए थे। तो वो जो है उनके लिए एक जो है वो मसला बनता जा रहा है। तो ग्रीन जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, बेसिकली हम ये बात करते हैं कि वो अपने माहौलियाती जो आपका जो फुटप्रिंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो कम से कम हो। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कुदरती अज्जा जो है उससे हम दूर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हम जो है मतलब है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो एक नोइसेंस बन गई है। तो इसी तरह हमारे जो आप चूँकि कह रहे 1971 से आप इस्लामाबाद में, तो आपने वो इस्लामाबाद की एक ग्रीन सूरत ऑब्वियसली देखी हुई, एक्सट्रीम जो ग्रीन इस्लामाबाद देखा हुआ है। बाकी जो इस्लामाबाद था कि कहते थे कि यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो कमाल का है, और अब का देख लें आप जी। फैजाबाद से जैसे एंटर होते थे पता चलता ठंडक महसूस होती थी। तो अभी है थोड़ा फ़र्क, लेकिन उतना नहीं है जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ़र्क जो है वो शायद हो सकता है लोग बेहतर माहौल के लिए रावलपिंडी जाया करें। क्योंकि अब देखिए ना, आपने 71 से वो देखा है, मैंने 2011-12 से देखा है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस मैंने देखा है, आपने उससे कई गुना ज़्यादा डिफरेंस देखा है। तो अब जो हमने ये कंस्ट्रक्शन, ये कंक्रीट शुरू कर दिया, जो पिछले दिनों इतनी दरख्तों की कटाई हुई, अब हमने वापस लगाए तो हैं, लेकिन उस पौधे को दरख्त बनने में अब कितना वक्त लगेगा? जी, ये जो है कहना बहुत आसान है कि जी हम एक की बजाय 3 लगा रहे हैं, लेकिन पहली बात ये है क्या वो 3 लगने के बाद सर्वाइव भी कर रहे हैं, क्योंकि लगाना मसला नहीं है, उसकी नश्व-नुमा जो है वो बहुत ज़रूरी है। 5 बच्चे हैं किसी के और 5 आवारा हैं, तो उससे बेहतर है कि 1 या 2 बच्चे हों वो, और जो कि सुलझे हुए हों। इसी तरह अगर आपने दरख्त लगा दिए, 1 की बजाय 5 लगा दिए हैं, और वो नहीं, उसको पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा,
उसकी नशो-नुमा सही तरीके से इसलिए नहीं हो रही कि वो प्रोटेक्शन नहीं है, बकरियां हैं या दूसरे जानवर हैं वो आके खा जाते हैं, तो वो 5 लगाने से बेहतर है ना लगाएं। हाँ। एक रिसोर्स तो कम से कम बच जाएगा। तो लेकिन मसला सारा यही है कि हम जो है ना डिग्रेडेशन जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा है, शहरों को फैला रहे हैं। अब शहरों को जब हम फैला रहे हैं बेसिकली हम किस कॉस्ट पे फैला रहे हैं? गाड़ियाँ चूँकि ज़्यादा हो गई तो अब सड़कें जो हैं वो उतनी हैं, तो जब सड़कें रश को कम करने के लिए सड़कें हम चौड़ी कर देते हैं। अच्छा, सड़कें चौड़ी करने का मतलब ये है कि और मज़ीद गाड़ियाँ को अब जो है वो दावत दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप जब आप सड़कें ज़्यादा चौड़ी करते हैं तो एट द कॉस्ट ऑफ ग्रीनरी, क्योंकि आप दरख्त काट रहे हैं, आप सब्ज़ा ख़त्म कर रहे हैं, आप जो भी है आप उसको जो है ना वो तबाह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप गाड़ियां जब बढ़ा रहे हैं आप एमिशन को ज़्यादा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है, क्योंकि जो दरख्त हैं, हम कहते हैं कि माहौल दोस्त गाड़ियां ला रहे हैं जैसे कि ईवी की बात की, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव है कि एक स्कूटी जो है वो अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास के आजकल की बस की बात नहीं है। तो गाड़ी का तो छोड़ ही दे आप, वो तो बेचारा उसका सपना ही होगा। बिल्कुल, जब हम ग्रीन लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो उसका हिस्सा हैं कि आप इलेक्ट्रिक जो चार्ज हो जाती है उसकी उस तरह की गाड़ी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको प्रेफर करें। अच्छा, महंगी हैं लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो उसका फ़ायदा है कि आपका जो और यहाँ पे इतने, एक तो ये ना फ़ायदा तो है, दूसरा हम फिर मुकम्मल फैसिलिटेट नहीं करते ना। अब जिन लोगों ने ली हुई हैं उनको ये इशू है कि अगर वो लॉन्ग पे जाएंगे रास्ते में चार्ज स्टेशन नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर बात करें तो गिने चुने कुछ हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी रश होता है। बिल्कुल, ये बात है। वो फैसिलिटी उस तरह वो फिर निगेट कर देती है उस चीज़ को। अभी जैसे किसी ने लाहौर जाना है और उसकी गाड़ी जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा चार्जिंग पे नहीं चल सकती, तो क्या करेगा? तो वो उसको मतलब बीच में कन्वर्ट अल्टरनेट पे जाना पड़ेगा। तो वो उस तरह की जो सहूलियात होनी चाहिए, पूरा एक पैराफर्नेलिया जो उसके साथ होना चाहिए, वो उसका भी फुकदान है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो मतलब है, जब ज़ाहिर है ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जो चीज़ें मज़ीद ज़्यादा होंगी तो वो फिर, अभी तो मोनोपोली भी है, अगर एक है पूरे मोटरवे पे तो वो उसकी मर्जी है, वो जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे ना आए, और वो जो है ना लोग उस पर डिपेंड कर रहे होंगे और अल्टीमेटली जो है ना वो ऐसे हुआ है। लोग गए हैं और वहाँ पे वो बंद था, जो भी यूनिट है वहाँ पे चार्जिंग का, तो वो बंद था। भेरा में है कुछ। जी। तो वो फिर एक बंदा ज़ाहिर है कितनी देर इंतजार कर सकता है? क्या एक सफ़र जो है मोटरवे से इसलिए करते हैं कि कन्वीनियंट हो, आजकल तो लोगों का जैसा वैसे उन्होंने टाइम जो है ना वो इतना वो बिल्कुल मैं वो किया होता है फिक्स कि इतने टाइम में हमने यहाँ पहुँचना, इतने टाइम में हमने ये वो काम करना है, तो टाइम तो भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए आज थोड़ा सा जो है ना वक्त पे पहुंचा, लेकिन थोड़ा सा मैं परेशान था। ऑब्वियसली बीच में जो वो रास्ते बन रहे उसके इशू हो सकता है। एक आम फर्द की, आम शहरी की बात करें, हम मोस्टली हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये सारी चीज़ें वो संभाले। लेकिन कुछ एक आम फर्द की, एक आम शहरी की, आपकी मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। तो एक इस माहौल को बचाने के लिए, इस इन्वायरमेंट को फिर से पहले की तरह बेहतर करने के लिए एक आम फर्द जो है वो क्या अपना रोल प्ले कर सकता है? जी, ये बहुत अहम बात है। असल में जो हमारे माहौल के जो मसाइल हैं उसमें दो तरह के जो हैं लोग, दो तरह के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। एक हुकूमती सतह पर जो काम करने चाहिए वो उस तरह नहीं हो रहे। देखें, डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है, एक दरख्त 50 साल, 40 साल, 35 साल, 30 साल में जो है वो जवान होता है, और उसको काटने में अब आजकल जो जिस तरह मशीनें आई हैं 1 मिनट भी नहीं लगता। ऐसे ही है। तो अब आपने दोबारा अगर वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात, वो सर्विसेज जो उस दरख्त की थी वो लेनी है तो आपको 30 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो माहौलियाती मसाइल हैं, हर जगह पे यही सूरत हाल है। किसी भी मसले को आप ले लें तो आपको जो है ना वो ये मसला जो है, अगर एक पानी एक जगह का आपने उसको ख़राब कर दिया है, उसको दोबारा वापस लाने में आपको शायद 1 दहाई जो है वो लग जाए। तो माहौलियाती मसाइल में जितना कंट्रीब्यूशन हुकूमती सतह पर है उतना इनफरादी सतह पर भी है। मैं अपने आप को अगर सही तरीके से नहीं रखता, मैं अपने घर का गंद जो है वो मैं बाहर फेंकता हूँ, मैं अगर अपने घर में कोई सब्ज़ा नहीं लगाता, तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी तो है अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने उस जगह पे रहना है, मैंने उस जगह पे सांस लेना है। गवर्नमेंट तो आके नहीं रह रही वहाँ पे। जी, और मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे रिश्तेदार जो हैं, जो भी उधर आते हैं या रहते हैं,
उन्होंने वहाँ पे सांस लेने हैं। तो अगर आप एक गंदी जगह पे सांस ले रहे हैं, आप अपने आप को जो है वो मुसीबत में डाल रहे बीमार कर हैं जी। अच्छा, फिर इसी तरह जो वेस्ट है, जब वेस्ट को मैनेज सही तरीके से नहीं किया जाता। अच्छा, अब दुनिया भर में वेस्ट को एज ए रिसोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन का 90% जो वेस्ट है वो इस्तेमाल करता है, और वो अपने पड़ोसी ममालिक से वेस्ट खरीदता है और उसको इस्तेमाल करता है। सही। तो वेस्ट एज ए रिसोर्स जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये चीज़ ऐसी है जो हुकूमती सतह पर काम करने की ज़रूरत है। कंपोस्टिंग जिस तरह खाद है, अगर हमारे यहाँ तकरीबन 50 से 60% जो कूड़ा है वो ऑर्गेनिक जो है वेस्ट है। वो सब्जी के छिलके हैं, वो खाने पीने की अशिया हैं जो कि डिकम्पोज होके एक अच्छी खाद के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर वो छोटे पैमाने पे बेशक आप अपने घर की सतह पर वो जो है उसको खाद को बना लें, तो एक गंदगी से भी निजात मिलेगी। उसके साथ साथ आप अपने किचन गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, छोटे से आप मतलब आपका टेरेस है, आपका छत है, जी, इवन इंडोर पौधे आप जो है वो लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो इंफरादी सतह पर हम मतलब है ये देखें। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले मैं अभी भी मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 2-3 मेरे पास ट्राउज़र होते थे। अच्छा, इजाज़ साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है माज़ी के साथ। ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद ज़रा इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ग्रीन लाइफस्टाइल इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो चुका है। जितना कि एक्सट्रीम हॉट वेदर है, तो इसमें हम सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना होगा। तो मज़ीद इस पर आगे चल के बात करते हैं। आज का अगला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, ग्रीन लाइफस्टाइल। आप सोच रहे होंगे ग्रीन लाइफस्टाइल क्या है। देखिए, जैसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, इसी तरह से अब वापस ही हमें फिर से वो एक ग्रीन लाइफस्टाइल जो है ना उसमें आने की ज़रूरत है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल से निकले, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसके लिए ऑब्वियसली ये ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो ज़रा इस मॉडर्न लाइफस्टाइल से निकल के ज़रा ग्रीन लाइफस्टाइल में आते हैं और कैसे आया जा सकता है, हम इसी पे बात कर रहे हैं। इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। इजाज़ साहब, हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंट को बचाने की, और इसमें एक आम शहरी के, आम फर्द की जो अहमियत है उस पर हम बात कर रहे थे। आजकल हमने देखा है कि जो पीने का पानी है, इवन पीने का पानी क्या आप जो घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, वो पानी भी अब साफ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले मुझे अच्छे से याद है कि जो ये नल लगे होते थे, बोरिंग का पानी होता था, वही पिया जाता था और इतना वो प्योर होता था। बट अब वो इतनी ज़्यादा सतह ज़मीन पे जाकर भी बोर करे तो साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये पानी का साफ़ ना होना, क्या ये भी इसमें इशू आ रहा है, जो हम दरख्तों को काट रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा साफ़ नहीं रहा? देखें, जो अमूमन जिस तरह गंदगी जो फैलती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक गंदगी अगर कहीं पे भी पड़ी है और बारिश होती है, तो जो बारिश के पानी के साथ वो जो है सीपेज जो होती है, जो एक्वाफर जो है उसमें पानी जाता है। तो वो पानी जो है अगर वो आलूदा पानी है तो वो आपके जो है पानी के ज़ख़ीरे को वो ख़राब कर सकता है, मिक्स हो जाता है, उससे मिक्स जो है वो हो जाता है। फिर हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई है और सीवरेज की लाइनें जो हैं, वो भी बहुत सारी जगहों पे काफ़ी पुरानी है। अब इस्लामाबाद में ही आई थिंक 65-60 पाइप डाले हुए जी। तो अब आप देखें 50-60 साल हो गए, उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई होगी। और अब वो प्लास्टिक उसके डाल रहे हैं, उसमें भी बहुत जल्दी जंग लगता है और वो ये चीज़ें। प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, लेकिन ये है कि वो अगर वो सही उसके कंपोजिशन सही ना हो तो वो उसमें जो है वो सीपेज जो है वो जा सकती है। आल्दो कि ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, उसकी लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बनिस्बत वो लोहे के, क्योंकि लोहे में जंग लगता है। लेकिन जो है प्लास्टिक को ऐसा जो है ना वो जो फफूंदी टाइप और इस तरह की वो जो चीज़ें नहीं, वो बहते पानी में अमूमन जो है अगर पानी खड़ा हो तो वो उसमें वो हो सकता है। लेकिन चूंकि पाइप में पानी जो है खड़ा नहीं होता, ये तो फ्लो के साथ जो है वो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जगह पे अगर गटर की लाइन है और उसके साथ ही पानी की पाइपलाइन है, तो वो जिसमें जैसे जॉइंट है, अगर कोई लीकेज हो रही है, कोई वो तो वो मिक्स। इस्लामाबाद में ऐसा हुआ था कि मेरे ख्याल में G10 में शायद आज से कुछ 10-12 साल पहले
कोई ऐसे सूरत हाल हुई थी, वहाँ पे लोगों को हेपेटाइटिस काफ़ी होना शुरू हो गया था। तो पता ये चला कि वहाँ जो है सीवरेज की लाइन जो है वो लीक हो रही थी, जो कि पानी जो पीने के पानी की पाइप भी उधर से गुजर रही थी, वो उसमें जो है वो भी लीकेज थी, तो वो उसमें मिक्स हुआ, जिसकी वजह से लोगों को वो हुआ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो पहले टैप वाटर ही हम पीते थे, नलके से वो जो है अपना गिलास में पी लिया। ये तो अब हुकूमती सतह पर भी इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया है, जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अब वो फिल्ट्रेशन प्लांट का कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो है वो ऐसा वो होगा। अच्छा, रश इतना वहाँ पे लगा होता है, जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं वो लाइनें लगी होती हैं। और जाहिर है लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल तो रखना है, वो उनको मजबूरी है। इवन पीने का पानी अब हमें खरीदना भी पड़ रहा होता है पैसों से, जी पीने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक चीज़ जो बड़ी अहम है, आपने जिस तरह ये अभी पैसों के हवाले से, कि अगर जो है ना कीमत किसी चीज़ की लगा दी जाए, अब अगर टैप वाटर अगर आ रहा है ना, चाहे वो जैसे भी है, गंदा है जैसे भी है, अगर वो लीक कर रहा है ना तो कोई नहीं उसको बंद करेगा, क्योंकि मुफ्त का है, चल रहा है। तो लेकिन जब हम जाते हैं ना कहीं रेस्टोरेंट में और आधी 500 ml की बोतल भी लेते हैं, तो उसमें अगर वो थोड़ी सी बच भी जाए हम उठा लेते हैं, क्योंकि हमने उसके पैसे दिए होते हैं। जब मुफ्त का माल होता है तो उसमें कोई किसी की परवाह नहीं, वो नहीं करते, और वो पानी ज़ाया होता है। हमारे यहाँ जो पानी का जो मसला है, इसमें एक तो जाहिर है कि दरख्तों के कटने की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दरख्तों की वजह से वो पानी फिर जो है ना वो जज्ब नहीं होता ज़मीन में, वो बह के चले जाता है। तो अब हुकूमती सतह पर भी और लोगों ने भी, बहुत सारी NGOs हैं, उन्होंने ये इस चीज़ को कोशिश करना शुरू किया है कि पानी जो है वो रिचार्ज हो, जो ज़मीन है वो रिचार्ज हो, और पानी जो है ना एक्वाफर में ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसकी मिकदार बढ़े। लेकिन ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोसेस है। हमने अभी इस्लामाबाद में देखें सिर्फ कि जो 150-120 फीट की गहराई से पानी मिल जाता था बड़े आराम से, अब वो 500, 600 फुट जो है वो लोग जो है वो बोरिंग करते हैं। तो उनको वो बोर भी अब कितना चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गर्मियों में वो भी ड्राई होना जो खुश्क हो जाते हैं। अगर बारिशें सही तरीके से नहीं होती तो वो भी एक मसला जो है वो बन जाता है। तो एक तो क्वालिटी, एक तो क्वांटिटी की जो है ना वो। दूसरा फिर ये है कि आप देखें हमारे यहाँ जहाँ पे पहले ये पूरे इस्लामाबाद में चश्मे होते थे, नाले होते थे, स्ट्रीम्स जिनको कहते थे, अब वो जो है वो ड्रेनेज के जो है ना वो एक सोर्स बन गई हैं। कच्ची आबादियाँ बहुत बढ़ गई हैं। कच्ची आबादियों का जितना भी जो फुजला है, जितना भी जो गंदा पानी है सीवरेज का, वो सारा का सारा उन नालों में, उन स्ट्रीम्स में जो है वो बहता है। और अल्टीमेटली वो जो पानी जो कि बड़ा ही साफ़ सुथरा, हम स्कूल में जब जाते थे पढ़ने के लिए एक नाले से गुजरना पड़ता था, तो उसमें मछलियाँ होती थी, खूबसूरत मछलियाँ। हम वो मछलियों को देखते थे, उनकी भाग दौड़ एक दूसरे के पीछे, तो वो बड़ा खूबसूरत जो है ना वो माहौल था। और बाज़ का स्कूल से 2-4 मिनट लेट भी हो जाते थे कि वो देख रहे होते थे इन्हमाक के साथ। लेकिन अब वैसे मछली भी हमें देखने को नहीं मिलती। एक और चीज़ हमें बताइएगा, ये जो बिजली की हम लाइट्स की बात करते हैं, जिन खूबसूरत रोशनियों में हम बैठे हुए भी हैं, तो ये जो बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जहाँ पे एक बल्ब की ज़रूरत है हमने चार्जर वहाँ पे लगा रखे होते हैं, जहाँ पे हमें नहीं जलाना चाहिए वहाँ पे पूरी रात या पूरा दिन जो है वो लाइट्स ऑन रहती हैं। तो ये जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है लाइट्स का, क्या इससे भी इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है या पड़ा है? बिल्कुल पड़ता है। देखें, जो आपकी जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी 2-3 हैं। एक तो जो हाइड्रल है, डैम जैसे हैं तरबेला, मंगला, जो उनकी जो कि ग्रीन एनर्जी कहलाती है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जो है वो ऑयल से, डीजल से, कोयले से और इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं उससे बिजली बनाई जाती है। अब जितनी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी वो बिजली ज़्यादा जो है ना, इसका मतलब है कि वो जो भी आपके जो सोर्सेज हैं बिजली बनाने के, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। कोयले से भी पोल्यूशन जो है वो हो रही है, मतलब बाकी भी सोर्सेज जो हैं ऐसे हैं। तो वो अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल होंगे, जो कि माहौल को, चूँकि ग्रीन एनर्जी जो है वो कम है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त हुई है वो है सोलराइजेशन। हाउस होल्ड लेवल पे जो लोगों ने सोलर यूनिट्स लगाए हैं,
अब अनफॉर्चुनेटली हुकूमती पॉलिसी जो है वो इसमें इतनी तब्दीली आई है कि लोगों को पहले तो बहुत इनकरेज किया और बाद में और टैक्स लोगों लगा। ने जो है जब लगा लिए तो उसके बाद फिर IMF की शराइत ये वो ये दूसरा वो, तीसरा अब उस पे टैक्स उसकी लगना वजह शुरू से जो है लोगों को डिस्करेजमेंट फिर पाकिस्तान से मिली, में बिल्कुल ऐसे ही। जो सोलराइजेशन का जो प्रोसेस है दुनिया के शायद पहले 2-4 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो है जो सोलर यूनिट्स जो है जिन्होंने लगाए हैं तो उसको बड़ी इनकरेज तेजी से जब इनकरेज किया गया तो लोगों ने लगाना शुरू किया, देखिए, किसानों ने बहुत ज्यादा जी ये वो लगाए। एग्जैक्टली हाँ। जी। एक तो आपको पता है कि ये मेरे कंट्रोल में है बिजली, मतलब मेरे कंट्रोल से मुराद ये है कि मैं उसका इस्तेमाल जो है ना वो उसको दानिशमंदाना अमूमन जो है वो किया जाता है, उसमें ऐसे। बिजली का ज़्यादा इस तरह की जो सूरत हाल जो आपने बताई है कि जहाँ पे 2 बल्ब की ज़रूरत है वहाँ पे 2 ही जलते हैं, 5 नहीं जलते। और लोगों ने उसको इस्तेमाल करने में भी जो है वो देखा और अवेयरनेस जो है वो जनरली काफ़ी वो ज़्यादा भी जो है बिल्कुल आई, ऐसे। जिस तरह हाउस होल्ड लेवल पे गांव में आप देखें और कुछ नहीं तो लोग फ़ोन चार्ज करने के लिए जो है छोटा सा सोलर यूनिट जो है उन्होंने लगाया हुआ लगा है, लिया, एक आध पंखा और एक बल्ब जो है उससे जलता है। तो उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप जो दूसरी बिजली आपने प्रोड्यूस की है जो हुकूमती सतह पर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सप्लाई करें ताकि इंडस्ट्रीज़ भी इंडस्ट्रियल जो हमारे यहाँ एक गैप आ गया था, लोग जो है डिस्करेज हो रहे थे, वो उसको इनकरेज जो है वो करें। सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है वो है हमारे एयर कंडीशनिंग। अगर आप ब्लू एरिया में जाएं आप देखेंगे वहाँ पे दीवारों पे जो है कोई 10-20 नहीं सैकड़ों के हिसाब से कह रही है ना, पूरी पूरी दीवार पे। अच्छा, अब वो क्या है AC अंदर तो ठंडा कर देता है लेकिन बाहर जितनी गर्मी वो होता है तो एक आपका जो है ना छोटा सा हीट आइलैंड जो है बुनियादी तौर पर वो बन जाता है, जिसकी वजह से बाहर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और फिर जो जाहिर है उसमें टॉक्सिक गैसेस वगैरह भी जो है इस्तेमाल होती हैं। तो वो जो है अल्टीमेटली वो बढ़ने से आपके जो है ना हीट आइलैंड जिसको कहते हैं इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है। कराची में जाहिर है सिर्फ AC की वजह से नहीं और बहुत सारे अवामिल हैं, और भी बहुत से फैक्टर हैं obviously। कोई चंद साल पहले कोई एक एक्चुअली महीने में मेरे ख्याल में कोई 1800 से 2000 लोगों की अमवात हुई थी सिर्फ गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। लाइट नहीं लेना ये दुनिया वो कहते हैं दिस इज़ द ओनली वर्ल्ड ओनली अर्थ दैट वी हैव हमें और दूसरी वो लेकिन हम जो रिसोर्सेज हैं वो इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 1.6 जो है वो दुनिया मतलब एक से ज़्यादा दुनिया के रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अपनी जो अगली नस्लें हैं ना उनका भी हिस्सा हम अभी से जो है वो हड़प कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है कि ये उनका हक है, आने वाली नस्लों का उन्हीं के पास है। छोटे छोटे क्या इकदाम किए जाएं जो माहौल दोस्त हों, जो ये ब्लेम गेम से निकल के हुकूमती सतह पे ये काम शहरी आम फर्द जो है वो उसको करना शुरू कर दे? क्योंकि अगर हम किसी बड़े स्टेप की बात करते हैं या किसी बड़े इक़दाम की बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, ये तो मेरा काम ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता। तो कहाँ से शुरू करें? कैसे छोटे छोटे जो स्टेप्स हों जो हम कहें कि ये अगर हम जो है ना वो इंफरादी सतह पे शुरू कर दे तो इन्वायरमेंट अच्छा हो सकता है, वो ज़रा बताएं। देखें, यही अभी हमने जो बातें की हैं पानी का जो है ज़या उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अब एक जो है गिलास धोने के लिए 1.5 गिलास 2 गिलास पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। नल खोलेंगे उसको जो है वो उसको स्पीड पे कर देंगे। और फिर मज़े की बात यह है कि टैंकर भी डलवाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये का टैंकर आता है। वो नहीं सोचते क्योंकि जो धोने वाली जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो और हैं, कमाने वाली और हैं, काम करने वाली जो आती हैं उनको इससे कोई गरज नहीं है कि जी आपका पानी टैंकर का है या तो वो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि जो है ना ये पानी ये ज़ाया ना करो, ये बहुत कीमती सरमाया है। जिस तरह तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, वो जो बीमार बंदा जो है ना उससे पूछें वो बताएगा आपको कि 1000 नहीं ये लाख नेमत है। तो इसी तरह जो है ना पानी का जो रिसोर्स है एक बहुत अहम रिसोर्स है। तो लोग मैंने देखा है कि जो है बलूचिस्तान में सिंध में लोग जो हैं 3-3 4 ख़वातीन ख़ास तौर पर 3-3 4-4 घंटे के लिए जाती हैं पानी को लेने के लिए और वो जो है सफ़र तय करके आने जाने में उनको इतना टाइम लगता है और वो एक मटका लेकर आती हैं। तो वो फिर दोबारा जो है उनके तो और फिर
मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि मैंने चाय का कप यहाँ पे लाया, उसमें से स्मेल आ रही थी, मैं नहीं पी सका, लेकिन वो लोग जो है बीच में मच्छर जो है वो उसके जो लार्वे हैं वो फिर रहे हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने अपने पी लिया। तो लोग जो हैं वो इस हद तक जो है वो ऐसे हमारे जो वसाइल हैं मजबूर हैं वो पीने को ऐसे पानी, लेकिन वो पी रहे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो उनके बारे में अगर हम सोचें तो शायद हम तो ये जो पानी ज़ाया करने से थोड़ा सा जो है वो इसी तरह बिजली का है कि अगर मैं एक कमरे में बैठा हूँ, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, अगर मैं बंद कर दूँ तो जब मैं दोबारा आऊँगा मैं चला सकता हूँ। अच्छा ना, बिल भी कम आएगा, आजकल वैसे भी इतने ज़्यादा बिल आते हैं। हाँ, असल में बिल उसी वक्त नहीं आता ना, बिल महीने बाद आता है, तो वो उस वक्त इंसान के सोच लेता है, भूल चुके होते हैं वो जो है ना। और मतलब है कि आपने जिस तरह कहा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ना वक्त ना पैसा ज़ाया होता है, बल्कि इससे पैसा भी बच रहा होता है, आपका रिसोर्स भी जो है वो बच रहा होता है। यस, क्योंकि ये देखें ना, वही इन्वायरमेंट है ना, ये सिर्फ ये तो नहीं कि आप बच जाएंगे और बाकियों को इसका नुकसान होगा, आप भी साथ ही हैं। देखिए एक हवा है, एक फिजा है, आपने सांस लेना है। अब आप अगर उसको गंदा कर रहे हैं, आपने फिर भी सांस लेना है। अगर आप उसको महफूज रख रहे हैं, साफ रख रहे हैं, तो फिर भी आपने लेना है। चॉइस आपका है कि आपने खुद क्या करना है और अपने जो पड़ोसी हैं, अपने दोस्त हैं, अपने अहबाब हैं, उनको क्या बताना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि जो हम जैसे बाबे हैं वो अब हम तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन जो बुजुर्ग ठीक नहीं हो सकते अगर हो जाए तो बुजुर्ग नहीं है। यानी अब हमारी जो नई जनरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक तो उनके पास नॉलेज के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। सही। अच्छा, ये पैगाम की सूरत में ना इस बात को वाइंड अप कर दें, नाज़रीन के लिए, नौजवानों के लिए आपका मैसेज। जी, उसमें बुनियादी तौर पर यही है कि जो हमें जो इस वक्त ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, उनको जो है इस तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे कुदरती वसाइल हैं जिनको हम बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर जो है वो हम जो है वो उसको ख़राब कर रहे हैं। तो इनको हमने ही इस्तेमाल करना है और हमने आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हम उसके लिए कुछ चीज़ छोड़ जाते हैं तो ये एक हमारा उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब आपका। यकीनन नाज़रीन, आपने आने वाली नस्लों का भी सोचना है, उनको बेहतर मुस्तकबिल या बेहतर इन्वायरमेंट आपने उनके लिए छोड़ के जाना है, तो उनका हक आप ना खाएं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जब हम फिटनेस की बात करते हैं, हम खुद को हेल्दी रखने की बात करते हैं, तो ये सपना या ये जो ख्वाब है, ये जो खुशी है, वो हर इंसान चाहता है। लेकिन इसके ऑब्वियसली कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, कुछ मेहनत दरकार होती है। कहते हैं हरकत में बरकत है। फिट तो हर कोई लगना चाहता है, लेकिन कहते हैं कोई अलादीन का चिराग है, उसको रगड़े जिन निकले, वो हमारी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दे और हमें सुंदर, खूबसूरत और स्मार्ट जो है वो बना दे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर उम्र के अपने तकाज़े हैं। जैसे हम बात करते हैं फैशन सेंस की बात करते हैं कि हर उम्र के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एक फ़ैशन सेंस होता है। इसी तरह जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हर एज ग्रुप के, जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, चाहे आप बचपन की बात करें, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सरसाइज। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो उम्र के अकॉर्डिंग आपके जो ज़रूरियात है ये चेंज होती जाती हैं या बढ़ती भी चली जाती है। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने उम्र के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी फ़िटनेस पे ख्याल रखें, अपने आप को फ़िट रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। क्योंकि इस तेज़ रफ्तार दौड़, ये जो हम एक उसमें हम रेस में शामिल हो चुके हैं, इसने हमारी सेहत जो है ना वो हमसे छीन ली है। क्योंकि हम अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने बिज़नेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जान है तो जहाँ है, सेहतमंद होंगे तो इस बिज़नेस को आप मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए ज़रा इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट यानी कि हमारे ट्रेनर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, अली रज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली, मुझे बताइएगा कि एज की बात करें तो हर एज ग्रुप की अपनी जो फिटनेस की ज़रूरियात हैं जी मैम, वो क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं या क्यों चेंज होती हैं? यानी फिटनेस तो फिटनेस है, वो बच्चों के लिए भी वही है, नौजवानों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी वही है। लेकिन एक्सपर्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि उम्र के हर मरहले में फ़िटनेस की जो ज़रूरत है वो बदलती जाती है? क्यों मैम? एक तो ये है कि जब हमारा पर डे की जो रूटीन है, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, हमारी रूटीन में सबसे पहले ये है कि हमें पर डे पानी कितना रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें पानी अपना पूरा करना है। और जो आप फूड ले रहे हैं किसी भी एज में, चाहे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं,
उनको ये नॉलेज होना चाहिए, बड़ों को ख़ास तौर पे, कि वो अपने बच्चों को क्या बेस्ट खाने को दे रहे हैं। ओके। तो अगर बच्चा फॉर एग्जांपल लेस वगैरह खा रहा है या ऐसी कुछ चीज़ें खा रहा है जी। जो नेचुरल फूड नहीं है, फॉर एग्जांपल वो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, एक्स्ट्रा ऑयल चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या अगर वो चाय बच्चा पीता है उस पर कहता है मामा मुझे चीनी 1-2 चम्मच और डाल के दे दो, तो वो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है, बड़ों के लिए तो है ही है, मगर उन बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमने क्या करना है कि अपने बच्चों को नेचुरल फूड की तरफ लेके आना, जैसे पॉपकॉर्न हो गए, जैसे ऐसा जो आप खुद मेक इट करके अपने बच्चों को खिला सकें। तो पॉपकॉर्न भी तो हम आए दिन मार्केट से खरीद रहे होते हैं, वो भी हम घर में नहीं बनाते, जो कि इतने आसान है। वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत इजी है कि अगर आप 3-2 मिनट के अंदर ही वो मेक इट कर सकते हैं। मगर ये के साथ साथ में अपने बच्चों से रिलेटेड हमने, क्योंकि आने वाला वक्त इनका है, हमने इनकी खुराक का बंदोबस्त इस तरह करना है कि हमने इनके पोर्शन डिसाइड करने हैं। 100 ग्राम वन टाइम बच्चा खाएगा, सही, एक टाइम, इससे ज़्यादा ना ज़्यादा खाए ना इससे कम खाए, उसके आप पोर्शन बना दें। आप अगर ये 3 से 4 मील बच्चा ले रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा शरारतें कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको कोऑर्डिनेशन करती हैं, बच्चे के साथ वालदा हैं या वालिद हैं, उसको हक करें, गले लगाएं, उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो बच्चा जो है वो मोटिवेट होता है, वो सबसे ज़्यादा सेव अपने आप को माँ बाप के साथ फील करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जी। हाँ। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड होगा। हाँ। जो वो खाना खाएगा उसको वो लगेगा। मगर ये कि हमने इसी दौरान अपने बच्चों को सेव इस हवाले करना है कि कभी भी अगर गुस्सा करना है तो फेस एक्सप्रेशन के साथ ही हमने उनके साथ थोड़ा रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ ऐसे नहीं करो, उनसे डिबेट करनी है। अच्छा, ये जो हमने खाने के साथ साथ बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जी। उस पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हुआ है कि पहले देखें ग्राउंड्स में बच्चों को लेके जाते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ खेलना, फिर अगर घर में भी होते थे तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, घर में भी खेलते रहते थे। अब हमने घरों को भी इतना, अपने ड्राइंग रूम को हमने उनको डेकोरेट कर दिया कि हम बच्चों को खेलने नहीं देते कि हमारे कोई महंगे तरीन प्रॉप्स ना टूट जाएं। तो बच्चों की ये हेल्थ यानी कि डाइट के साथ साथ जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, ये कितना खतरनाक है बच्चों के? ये मैम इसलिए खतरनाक है क्योंकि हमने उनको मोबाइल पकड़ा दिया, हमने उनको गेमिंग के लिए मोबाइल पकड़ा दिए, हमें उनको टीवी के सामने बिठा देते हैं। हमारे दौर में हम ये तक हम जितना खेलते थे हमें घर यानी कि हमें बाहर से लाया जाता था कि घर बैठ जो बहुत खेल लिया। मगर जो आजकल के बच्चे हैं इनको मजबूर हो के घर से बाहर निकालना पड़ता है, तो फिर वहाँ भी पार्क में उस तरह ये नहीं खेल पाते। क्योंकि शुरू से ही एक आप डीप लव अपने बच्चों से ज़रूर करते हैं, मगर आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आपने साथ करवानी है। फॉर एग्जांपल कि आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती ये रखें कि अगर आपने उसको कहना कि बेटा आपने मेरे साथ सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, तो 2 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ो और नीचे उतरो, उसको अप्रिशिएट करो। फिर आपको जी आज हम वॉक डे रखते हैं, वीक में एक दिन वॉक डे रख लें, उसके साथ खेल कूद कर लें, उसका ऐसा खेल आप करेंगे वो आपके साथ जो है इंगेज रहे। जितना आप उसको वैल्यू देंगे अपनी बात के साथ, उसको छोटी छोटी बातों अप्रिशिएट करेंगे। इवन दैट कि बच्चा अगर पानी भी पिएगा तो वो भी उसको लगेगा, क्योंकि आप उसको एक ऐसा फील करवाते हैं, उसको ऐसा प्राइड मूवमेंट उसको देते हैं कि वो बच्चा इंगेज रहता है। यस, इंगेज रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप बच्चे को हक करते हैं तो 10 सेकंड का एटलीस्ट हक करें और उसको बताएंगे आप बहुत ज़्यादा मेरे साथ जो है ना वो एक मेरा आपका ऐसा रिलेशन है कि आपसे ज़्यादा मुझे दुनिया में कोई कीमती चीज़ है ही नहीं। सही। तो बच्चा खुश हो जाता है। ज़बरदस्त। बच्चे की ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सेहत जो है वो अच्छी होगी। इसके साथ साथ अगर हम नौजवानों की बात कर लें ज़रा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक तबका जो है वो हमारी यूथ है माशाल्लाह से, और नौजवान किसी भी मुल्क कौम के ना एक रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं। अगर ये रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई तो यानी कि ये मुल्क जो है ना ये कमज़ोर हो गया। नौजवान जो हैं हमारे, उनके लिए एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन एक्सरसाइज वर्जिश जो है वो कौन सी उनके लिए, और वीक में कितने दिन उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं घंटों जो हम एक्सरसाइज करें या पूरा वीक हम एक्सरसाइज करें तो भी हम फिट रह सकते हैं। तो ज़रा इस पे बताइए। जो नौजवान है, जब हमारे दौर ऐसे थे कि अगर 15 साल का बच्चा जो उस टाइम मेरी हाइट इंक्रीज कर जाता था, अब क्या हो रहा है कि 20-21 साल के लड़के भी अपनी हाइट में कम उनकी नहीं बढ़ पाती। रीज़न ये क्या है कि वो प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं करते। अगर नौजवान है पर डे 100 जंपिंग जैक्स कहो लगा लो तो वो नहीं लगाएगा। स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना तो वो 1 महीने 1.5 माह बन जाता है, मगर अपनी रूटीन में उसने पर डे अपनी खुराक को मैनेज करना है और उसने जो भी खाना है वो इवन खुश रोटी भी खाएगा उसको लगेगी। उसको नॉलेज होना चाहिए यंगस्टर को, ख़ास तौर पे
बॉयज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है कि पहले चलो लड़कियों की हाइट नहीं बढ़ रही, चलो लड़की है छोटा कद है हील पहन ली, मगर आजकल वो लड़के भी जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से छोटी-छोटी हाइट 5 वाले। फीट और से यानी कि 5 फीट 2 इंच 3 इंच। अच्छा, एक ये तो आ रहे हाइट हैं। नहीं बढ़ रही, दूसरा ये आप उनका पोस्चर देखें ना, वो जी, वो जी। स्ट्रेट नहीं है जिस तरह अगर जी। हम अपनी बात करें तो हमारा पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है। जी, उनका- तो आपके बच्चों का, नौजवानों का नहीं है। वो उनका सर्वाइकल इश्यू निकलता है क्योंकि वो झुक झुक के मोबाइल को देखते हैं और C1 से C7 तक उनका जो है ना डैमेज हो जाता है और उनकी वजह से उनके शोल्डर भी झुके रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका नर्व सिस्टम जो सारा ना वो बहुत मुश्किलात का वो उनको सामना करना पड़ता है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये बच्चा वो हो जाता है जो अपने मोबाइल के साथ डेली 2 आवर्स दे रहा है। वो गलत है। अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर बैठ के, तो फिर भी आप 10 मिनट स्टडी करेंगे, 5 मिनट आप जो है ना वहाँ से हटेंगे, खुद को rest वॉक करेंगे, एक आधी मंजिल घूम के आ जाएंगे, या अपने पेरेंट्स में जो घर का फर्द बैठा है उससे बात करेंगे, फिर 5 मिनट गुफ्तगू का, फिर दोबारा आप स्टडी की तरफ जाएंगे। तो आपने तो अपना देखते हैं कि ऐसे बच्चे या नौजवान बैठते हैं, घंटों वो स्टडी करते रहते हैं, उन्हें अपने खाने पीने का होश नहीं होता, तो आप वो कितना थक चुके हैं इसका उन्हें होश नहीं होता। जी, असल में हमें नंबर्स बच्चों के कम हैं ज़्यादा है, इससे गर्ज माँ बाप को नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल इसी से जी नहीं वो बात सही है आपकी। देखें मगर प्रैक्टिकल लाइफ में वो बच्चा इतना आगे चला जाए, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाए, उनका पोस्चर का इशू ना हो, ठीक है जी, उनकी नज़र कमज़ोर का मसला ना हो। अगर एक बच्चे के सर पे वैसे ही क्या होता है, छोटा बच्चा है उसके सर पे ना लाड़ प्यार से सर पे चिमाट हिट की जाती है, तो वो बच्चों को वहीं से नज़र कमज़ोर होने का मसला आ जाता है। खासकर ये बैक साइड पे बच्चों को जो है ना वो मारती है, मोस्टली प्यार से माएँ मत मार देते मारें। हैं। अगर आपने उनको कुछ कहना भी है तो आप गुफ्तगू के अंदाज से उनसे नाराज़गी करें, और अगर आप उनके सर पे मारते हैं तो 8 ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है। बच्चों की जो है वो नींद का मसला भी उनको होना शुरू हो जाएगा, उनको भूख ज़रा भी नहीं लगेगी, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें मसला आएगा, फिर वो बच्चे थोड़ा डरे डरे रहेंगे, वो शरारतें करते हुए डरेंगे, वो खुल के खेल नहीं पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को बचाएं, सेव करें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग जब कर रहे होते हैं 2 बॉक्सर आपस में, तो वो जब उनका एक वक्त ये आता है जब वो बूढ़े होते हैं तो उनमें कपकपी बहुत होती है। अच्छा, उनके अंदर मसले ऐसे आते हैं कि वो उनको इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि बार बार हेडेक पे हिट हो रहा होता है। अच्छा। तो एक अगर बॉक्सर जो जवान है, यंग है, इतना पावरफुल है, और वो 45 ईयर्स या 50 साल के बाद वो एक नॉर्मल आदमी जिसने कभी बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतरा, उससे ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका है, तो आप ये समझ लें कि आपका बच्चा अगर आप उसको चिमाट मार रहे हैं तो समझ लें, उसके सर पे हिट कर रहे हैं, समझ लें कि आपने उसको बचपन में बॉक्सिंग रिंग में उतार दिया। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है वो ये है कि बच्चों की नशोनुमा वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप 2 टाइम खाना दे रहे हैं, उसको हैप्पी रख रहे हैं, अगर आपका बच्चा 1 आवर में 3 से 4 मिनट स्माइल करता है, हंसता है, खेलता है, कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसकी ग्रूमिंग बहुत फास्ट होगी। अगर वही बच्चा अगर 10 मिनट पूरा सारा दिन में 10 मिनट उसने रोने पे लगाने हैं, तो अगर वो 10 मिनट किसी चीज़ पे जिद कर रहा है, उसको ये पता चल गया है कि जिद करके रो के सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो बच्चा अपनी जिद की आदत बनाएगा। आपने उसको ये कहना है कि बेटा आपने रोना नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे प्यार से बात करो, हेल्थ को वो करेगा, क्योंकि अगर वो रोता है, परेशान होता है, तो ये बहुत गलत है। और एक जो चीज़ है, नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई इस तरह का इशू चल रहा है तो हम बच्चे के आगे फ़ोन रख देंगे या टीवी लगा देंगे, हम इस चीज़ के उसको हवाले कर देते हैं, इससे और भी मसला होता है जी। अच्छा, जैसे जैसे अब एज बढ़ती है, खासकर अगर मैं बात करूँ 30s की बात करूँ, चाहे वो ख़वातीन के लिए हो या मर्दों के लिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ज़रा ये मुझे ये बताएं। मैंने 30 की बात की, आप हमसे क्यों है? मैं बताता हूँ, देखिए मैम, जो 30 की लड़कियाँ हैं ये अपने आप को जो जिम में आ रही हैं या नॉर्मल लाइफ में ज़िंदगी गुजार रही हैं, यानी कि ये एक्सपीरियंस है आपका? जी एक्सपीरियंस है। क्यों वो पर डे 5000 वॉक करेंगी, स्टेप वॉक करेंगी, और जी 30 वाली लड़कियां खास तौर पे, और उन्होंने 25 मिनट के अंदर अपने 5000 स्टेप पूरे करने हैं। अब वो 25 मिनट, अगर वो कहती नहीं जी नहीं मैं तो सारा दिन घर में काम भी करती हूँ, वो वाले नहीं। आपने प्रॉपर रेगुलर वॉक करें, मगर उससे पहले शर्त है कि आपने
16 गिलास पानी ख़त्म करने हैं। 16 ग्राम 4 लीटर आपने पानी ख़त्म करना है। 4 लीटर वो फीमेल जो 90 kg की हैं। यहाँ क्या होता है कि मोस्टली जो लड़की हमारे पास ट्रेनिंग कर रही हैं वो सिर्फ 10 गिलास पानी पीती है। 90 kg की लड़की अगर वो 20 साल की या 30 साल की है, वो ओवरवेटेड है, और ओवरवेट होने की वजह से मसला ये है कि उसको पर डे 16 गिलास पानी पीने हैं। 16 गिलास पानी पिएगी, उसके बाद वॉक करेगी, उसके बाद वो लाइट वेट यूज़ करेगी। और जो तकरीबन 65 kg के हैं वो कितना पानी पिए? जी, जो 65 kg के देखिए, जो 65 kg के देखिए केजी और प्लस हाइट। हाइट तो पहले हर हाल में इंक्रीज हो ही जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। ठीक है जी। हाइट अल्लाह करके सब बच्चों की बढ़े, हाइट की नशोनुमा के मामले में अब जो 30 साल के उसके तो जितनी होनी थी हाइट उसकी नहीं वो तो हो गई। मगर ये पहले की मेहनतें बता रहा हूँ, क्योंकि लड़कियां हैं 19 साल तक बढ़ती हैं, लड़का है 23 साल तक बढ़ता है। हाइट चलो बढ़ गई, उसके बाद अगर वो ओवर वेटेड यानी कि फॉर एग्जाम्पल फैटी लीवर है, फॉर एग्जाम्पल वो खाने का खरे पानी पी रहे हैं और ऐसा करते हैं समोसे भी खा रहे हैं, पकोड़े भी खा रहे हैं, आप पर डे अगर आपको पेप्सी वगैरह नहीं रहता तो वीक में 1 दफ़ा पिए। कोल्ड ड्रिंक 1 दफ़ा पी लें आप, ये नहीं कि डेली में कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आप जो खा को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 32 के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में वैसे भी आपके मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के जो जिन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की होती है, जो नेचुरल फूड के ऊपर जो बच्चे बने होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर है, अगर वो स्टीरॉइड इंजेक्ट कर रहा है और फॉर एग्जांपल वो साइकिल अपने यूज़ कर रहा है, साइकिल में ये होता है कि उसको ऐसी जो है ना वो मेडिसिन लेनी होती है, जिससे वो उनका क्या होता है कि फैट दिनों में कम हो रहा होता है, बट वो नेचुरल नहीं होता। नेचुरल प्रोसेस के अंदर आपको पर डे 500 जंपिंग जैक्स लगाने होंगे, फिर और आप ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आप कोई मेडिसिन फैट लॉस की ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल का फैट लॉस करना है तो मैं ये कहूँगा कि मैम आप लेमन एक दिन यूज़ कर ले, एक दिन क्यूकम्बर यूज़ कर ले, ठीक है जी। और क्यूकम्बर आपके 200 ग्राम कटे होने चाहिए। तो आपने एक लड़की है जो फास्ट फैट लॉस करना चाह रही है, 30 साल की एज की लड़की, और वो अब 30 साल की एज की लड़की अगर वो 80 kg की है तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अभी भी आपका 20 kg वेट ज़्यादा है। लड़की 30 साल की हो और उसको 60 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब हमें भी 5 kg कम करने की जी। आपको 5 kg नहीं, आपको 7 kg कम करना है। 7 kg आपको कम करना है। उसमें क्या होगा कि आपका फैट 7 kg कम होगा, मगर आपका जो मसल है वो नहीं गिरेगा। हम अगर फैट लॉस करेंगे मसल आपका वही रहेगा। मतलब 30 में आपका जो वेट है वो 60 होना चाहिए। जी 30 से, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इससे ऊपर ना जाए। हाँ, उसके बाद ये है कि आप कोशिश करेंगे फैट लॉस के पीछे। लड़कियां क्या करती है वेट लॉस के पीछे पड़ जाती हैं, वो जस्ट डाइट कर रही हैं। ये अली यहाँ पे अवेयरनेस का इशू है ना कि वेट लॉस क्या है और फैट लॉस क्या है, इस बारे में हमें पता नहीं होता और हम जाके बस जिम लगाना शुरू कर देते हैं। पता चलता जिस पर्पस के लिए हम गए थे वो तो पूरा हुआ नहीं है, उल्टा कुछ हमने नुकसान कर डाला। नुकसान ये होता है कि एक तो ये है कि आप पहले वार्म अप करती हैं, पहले आपने सीटेड साइकिल 3 मिनट करनी है, फिर आपने उतरना है, फिर आपने 10-10 के 3 सेट जंपिंग जैक्स लगाने हैं, फिर आपने ट्रेडमिल पे चढ़ जाना है। ट्रेडमिल पे आपने वॉक करनी है नॉर्मल 1 मिनट, फिर आप इंक्लाइन 3 मिनट वॉक करेंगे, फिर आपने उसको डिक्लाइन करके बराबर करके प्रॉपर फिर आपने 3 मिनट फास्ट एंड स्लो वॉक करनी है 30 सेकंड में। फिर आपने फ़ोन से नीचे उतरना तो आप लाइट वेट लड़कियां यूज़ करेंगी। ठीक। अच्छा अली, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा ये डिटेल में हम जानते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि फ़ैट लॉस या वेट लॉस जो है ना, ये इन दोनों में हमें करना क्या है जो हमें नुकसान ना देते। इसमें देख रहे हैं सच सवेरा आपके फ़िटनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे। देखिए उम्र के हर मरहले में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जवानी में, नौजवानी में, फिर बुढ़ापे का सफ़र जब शुरू हो जाता है तो हर एज ग्रुप के साथ हमारे जो एक्सरसाइज है वो भी तब्दील होती जाती है, उसकी ज़रूरत भी बदलना शुरू हो जाती है। इसी पे बात करें। मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तामीराती काम आपने पाकिस्तान में भी देखे हैं, जहाँ दिल चाहता है दिनों में काम मुकम्मल हो जाता है, और जहाँ उन्होंने नहीं काम मुकम्मल करना वहाँ महीनों सालों लग जाते हैं, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं होता। ये जो तामीराती काम हुआ है ये बड़ी एक रैपिडली जो है ना ये देखने को मिला है। एक रेलवे स्टेशन जो है यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा, ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है, और इसको जो है वो 38 माह के अंदर
इसको तामीर कर दिया गया है। चोंगचंग ईस्ट नामी स्टेशन को रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का आज़ाद जो है वो हासिल हो गया है। ये 12,20,000 मुरब्बा मीटर पर ये मुहित है, जो फुटबॉल के 170 मैदानों के बराबर रकबा बनता है। चीन के जनूबी मगरबी शहर चोंगचिंग में वाक़या ये दुनिया का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हैरत अंगेज शाहकार है और यूरोप के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जो था उससे ये 15 गुना ज़्यादा ये बड़ा है, यानी ये एक जो रिकॉर्ड था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। और इसके अलावा अगर बताया जाए तो जो छोटे कस्बे हैं उससे भी ये ज़्यादा वसी तरीन करार दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर 29 प्लेटफॉर्म है, 15 रेलवे ट्रैक्स हैं और 8 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन ढांचा मौजूद है, जिसकी छत 16,500 टन वजनी स्टील ट्यूब ट्रेस से तैयार की गई है। इसके 400 मीटर तवील जो प्लेटफॉर्म है इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो मसरूफ़ औकात में फ़ी घंटा 16,000 मुसाफिरों को संभालने के साथ चीन के सबसे तवील हाई स्पीड ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए भी बहुत ही मौजूद ये साबित होगा, यानी कि बहुत ही बेहतरीन होगा। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की सबसे हैरत अंगेज़ बात ये साबित हुई है कि ये एक पहाड़ की चोटी पर तामीर किया गया है और इसके अलावा अपने एक पहाड़ी जो महल वकू की वजह से भी ये जगह जो है मशहूर है। इसके अलावा चीनी मीडिया के मुताबिक वर्कर्स ने पहले एक पूरे पहाड़ को काटा, उसके बाद धमाकों के ज़रिए इसको एक जो है वो इसकी ज़मीन जो है उसको हमवार की और फिर रेलवे स्टेशन की तामीर के लिए ज़मीन को मुकम्मल तौर पे जो है उसको तैयार किया। इस हैरत अंगेज़ ट्रांसपोर्टेशन की जब तामीर हुई तो उसमें तकरीबन 20 लाख और इसके साथ साथ जगह जो कंक्रीट है उसकी बात की जाए 3,66,000 टन स्टील जो है वो इस्तेमाल किया गया और इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 40,000 तक वर्कर्स और इसके साथ साथ जो रोबोटिक मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया गया। तो चाइना की तरक्की का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। 38 माह के अंदर 38 मंथ्स के अंदर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तैयार कर दिया और वो भी एक पहाड़ की चोटी को तोड़कर। तो इससे बड़ी कामयाबी मिल नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बाकी जो ममालिक हैं उनको भी इनसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए कि दुनिया अगर तेज़ी से तरक्की कर ली है तो कैसे उसको संभाला जा सकता है। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। अली रज़ा, हम बात कर रहे थे जो 30 इयर्स के जो लोग हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो हम मेल की बात करें, तो उन्हें उनका वेट कितना होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज जो है वो उन्हें करनी चाहिए और साथ साथ उन्हें डाइट क्या रखनी चाहिए, ज़रा ये बात मुकम्मल कर लें। डाइट इस तरह है कि कुछ लड़कियाँ फैट लॉस करने के चक्कर में वो सुबह नाश्ता स्किप कर देती हैं, उनसे उनका गैस्ट्रिक जूसेस तबाह हो जाता है और उल्टा उनको नुकसान है। तो आपने ये करना है कि आपको अपनी डाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप रात को अंजीर 2 भिगो दें, 2 बादाम भिगो दें, ठीक है जी, और ड्राई फ्रूट कोई भी 2 आप भिगो दें, ठीक है जी। और आप अगर ड्राई फ्रूट सारे खरीद लेते हैं तो उसमें सब कुछ 2 करके डाल दें, उसमें आपका पिस्ता है, उसमें कुछ भी है, पर पानी भिगो दें। अच्छा, भिगो पानी भिगो दें, सुबह उठ के उसका पानी पी लें, जो अंजीर होगा वो भी आप खा लें, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पावरफुल और एक एनर्जेटिक जो है ना वो सुबह आपका सोर्स तैयार हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपने 150 ग्राम से ऊपर नहीं लेके जाना। लड़कियाँ क्या करती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर साइड की लड़कियाँ हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम इस्लामाबाद में होते तो ये कश्मीर के साइड के जो लोग हैं ये इनकी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा राइस के पीछे जो है ना मतलब कि जंग करती हैं कि भाई ये चावल को हम नहीं छोड़ते। पंजाबी खाते हैं मगर जो कि वहाँ क्या है कि वो पहाड़ चढ़ती है फिर नीचे तो वो डाइजेस्ट इजीली कर लेती हैं। अच्छा। मगर वही लड़कियां जब इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हैं और उनको ऑफिस वर्क कर रही हैं तो वो चावल को खुदा के लिए वो कम खाना शुरू करें, ठीक है जी। और फिर अपनी एक्सरसाइज अगर साथ वो अगर करेंगी तो फिर वो उतने ही राइस खाएं। अच्छा, तो राइस क्या कर रही है वो राइस की उनकी जो एक प्लेट है नॉर्मल प्लेट है, जो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप एक टाइम में कितने चावल खा लेते हो, तो उन्होंने कहा सर मैं तो एक प्लेट भर के खाती हूँ। जो प्लेट का वेट किया गया तो 350 ग्राम की एक प्लेट थी जिसके अंदर जस्ट राइस थे, ठीक है जी। और उसके ऊपर जो उन्होंने दाल अलग डालनी है वो होगी 150 ग्राम की, तो हाफ केजी खाना 1 टाइम खा रही है। तो अब क्या होगा कि 1.5 केजी अब डेली एक लड़की खाना खाएगी, वो नुकसानदेह है। हमने यहाँ पर क्या किया कि 1.5 केजी खाने को हमने हाफ कर दिया, 750 ग्राम कर दिया और डिवाइड बाय 5 टाइम कर दिया कि एक टाइम में 150 ग्राम से ऊपर आप खाना नहीं खा सकते। कहा था कि आप दिन में 5 मरतबा खा लेना, लेकिन जी थोड़ा थोड़ा खाना जी आपको यही कहा था। और इंशाल्लाह अगर इस चीज़ पे आप अमल करती हैं तो उससे क्या होगा, आपका फास्ट फैट लॉस होगा। उसमें आप क्योंकि अगर आप फैट लॉस करेंगी
तो वो बेहतर है। अगर आप वेट लॉस के पीछे अचानक से पड़ जाएंगे तो आपके हेयर लॉस होंगे, आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन, जैसे वो एक्सरसाइज के दौरान एक हार्ट बीट आपकी फास्ट ऊपर चली जाएगी, उसमें हम चाहते हैं कि आपकी हार्ट बीट तो चलती रहे मगर अगर जो ब्लड का फ्लो है वो बेस्ट हो। उसके लिए आपने खाने आखिर पानी नहीं पीना, जामुन का मौसम है वो आप खाएं, फालसा आप खाएं, मैंगो लस्सी आप पिएं, खुदा की सारी नेमतें आपने खानी है, हाँ। मत छोड़े, मगर शर्त ये है कि 150 ग्राम से ऊपर नहीं। और मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेनिंग करें 1 kg वेट के साथ। मंडे टू फ्राइडे 2 डेज आपका रेस्ट है, 2 डेज रेस्ट है। उस 2 डेज के अंदर आप एक काम करें कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचें। और अगर जो लड़की हैं फॉर एग्जांपल वो उनके बाल गिर रहे हैं, वो अपने हेयर की नशोनुमा के लिए आलमंड ऑयल यूज़ करें, सारे ऑयल मिक्स करके लगाएं सर को। उनका जो है ना एक तो वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आजकल की लड़की हेयर नेल स्किन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। पानी अगर वो पिएंगी वो बेहतर है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं तो वो क्या होगा कि उनके फेस पे स्वेलिंग होगी। देखें ना, फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी एज ग्रुप की बात कर लें, अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो साथ साथ हम फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये जो फ्रीजी ड्रिंक्स का आप जिक्र कर रहे हैं ये हम बहुत ले रहे होते हैं जी। एक तो ये कि अगर आप एक्सरसाइज पर डे कर रहे हैं तो और आप एक काम करें उसको वीकेंड पे ले जाएं, जब आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है तो आप एक काम करेंगे वीक में एक बर्गर रख लें। ठीक है, अगर आप ग्रिल्ड कोई चीज़ खा सकती हैं, स्टेक्स बर्गर पास कोई चीज़ वीक में एक दिन वो चीट डे हो जाए। चीट डे के अंदर भी आप 1 kg से ऊपर खाना नहीं खा सकते, उसमें भी एक कंट्रोल आपने उसमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप सुबह उठती हैं, संडे है तो आप ब्रेड लेती हैं, साथ में एग ले लेती हैं, उसके बाद आपने पानी 3 गिलास पीने हैं, 3 गिलास के बाद आपने फिर आपने क्यूकम्बर 200 ग्राम कटे हुए खाने, फिर आपने आधा घंटा जो है ना क्यूकम्बर खाने के आधा घंटा तक पानी नहीं पीना, फिर भी आपने 3 गिलास पानी का हर जो आपका फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1000 ग्राम यहाँ बोल दिया। तो रात में अगर आप कहते हैं मैं एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, बिल्कुल आप खाएं, मगर संडे वाले दिन क्या आप इस्लामाबाद के अगर रहायशी है तो क्या आप हाइकिंग पे गई नहीं गई। फिर क्या होगा कि आपने 5 डेज तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, पर जो वीक में एंड ऑफ द डे जब आपका रेस्ट का दिन था तो आपने क्या किया कि आपने ओवर ट्रेन मसल तो नहीं किया, मगर आपने एक्स्ट्रा खाना खा लिया, ओवर ईट कर लिया। तो ओवर ईट करने की वजह से आपके लिए नुकसान ये होगा कि आपका डाइजेस्ट प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा। आप लड़कियों को ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कुछ बनना है जो खाना खाएं चिबा कर खाएं। हम जल्दी ना करें, आपके पीछे कोई लगा हुआ, एक तरफ फोन देख रहे दूसरी तरफ आप खाना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चियां हैं वो बहुत मेंटली सेंसिटिव इसीलिए भी होती हैं क्योंकि उन्होंने घर की 4 दीवारी के अंदर सारे मामला देखने होते हैं। वो अगर घर की बड़ी बेटी है तो वो अपने सारे 6 बहन भाइयों को भी संभालेगी, तो बेटी वैसे भी रहमत है। मगर यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है कि आप अपनी बच्चियों के साथ लव भी करें और फिर आप फिटनेस की भी उनकी तवज्जो दें। ये जो आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, पीसीओएस का बहुत ज़्यादा इशू, इसका जो ताल्लुक है वो भी ये ओवरवेट होना या अपनी डाइट का ख्याल ना रखना। जब कोई भी बच्ची 17 साल से लेकर 30 साल के दौरान 35 साल के दौरान वो क्या होता है कि वो सेंसिटिव किसी भी टाइम हो सकती है। लड़कियों के मूड स्विंग क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अगर पानी नहीं पूरा पिया, वो तो घर के एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, सफाई भी उसी बच्ची ने करनी है, बर्तन भी उसी बच्ची ने धोने हैं, मामा की हेल्प भी करनी है, प्लस अपने ईच एंड एवरीथिंग करना। बट कहीं ना कहीं अच्छा, अब ये चूँकि ब्रेक की जाने वाली हमने पढ़ना है, तो मैं चाहूँगी कि नाजरीन के लिए आप पैगाम दे दें, खासकर उन लोगों के लिए जो घंटों एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़रा उन लोगों को पैगाम दे दें कि अगर रोज़ाना हमने वॉक एक्सरसाइज कुछ भी करना है तो कितनी देर के लिए करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा। आपका पैगाम जी, आपने 10 मिनट आपका कार्डियो एक्सरसाइज, कार्डियो के अंदर इलेप्टिकल है, सीटेड साइकिल है और आपकी ट्रेडमिल है और सीढ़ी चढ़ना है। ठीक है जी, ये 10 मिनट कर लें। उसके बाद अगर लड़की हैं तो 1 kg से ज़्यादा वेट मत यूज़ करें, रेपिटेशन एक्स्ट्रा लगाएं ताकि वो फैट लॉस कर सके, और वो होगा आपको 25 मिनट का एक्सरसाइज। और साथ साथ आप प्री वर्कआउट में कुछ भी आप खा सकते हैं या पी सकते हैं, मगर आपने एक्सरसाइज से पहले अपने 10 गिलास पूरे करने हैं और 25 मिनट से ज़्यादा मत टाइम से। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा तो और आप और ज़्यादा जी आप अपना नहीं, आपने एक्सरसाइज वही रखनी है, उसका टाइम कम करना है, फिर उसके अंदर अपने सुपर सेट ऐड कर देना। बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका। यकीनन नाज़रीन, जब आप प्रॉपर सीख कर किसी ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ऑब्वियसली
फिर आपकी फिटनेस बरकरार रहती है, आपको किसी इंजरी का सामना नहीं करना पड़ता, और हर एज ग्रुप की जो चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। क्योंकि देखिए जाने तो जहाँ है, आज का आखिरी टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। वैसे तो सारे टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग थे, अहम थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आपकी जो खुशियाँ हैं, आपका जो मूड है, आपका मिजाज, वो सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम पहले अगर कुछ साल पीछे जाएं तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये क्या होता था हमें मालूम नहीं था, या शायद लोगों को होता भी नहीं था। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये वक्त तब्दील हो रहा है, या एक दौड़ आ चुकी है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, एक इनोवेशन आई है, तो उसने कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में डाल दिया है। तो आज हमने यही बात करनी है कि आज का जो इंसान है, बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, यानी कि हर दूसरा बंदा या हर शख्स की बात कर लें, वो स्ट्रेस में है। रीज़न क्या है, तो ये आज हम जानेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी हैं जी। सोबिया खतीब साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सोबिया आपके वक्त का। मैं जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली हर इंसान भी जानना चाहता है कि आज की बात की जाए, कोई भी काम हो, किसी से भी बात करें तो वो ये कहेगा मुझसे बात नहीं करो, मेरा मूड ख़राब है, मैं स्ट्रेस में हूँ। वजह क्या है कि हर बंदा आज स्ट्रेस जो है उसका शिकार हो चुका है, स्ट्रेस को महसूस कर रहा है। क्या समझती हैं आप बीइंग अ प्रोफेशनल कि क्या रीज़न है कि हर बंदा स्ट्रेस में है? थैंक यू सो मच मिस महविश, और सच टीवी का बहुत शुक्रिया। हमेशा अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ हमें Thank मदद you, करते thank हैं। you. अल्लाह करे कि हम अच्छा कोई कंट्रीब्यूट कर पाएं लोगों की इंशाल्लाह। जिंदगियों के अंदर। जी बिल्कुल, स्ट्रेस के लेवल पे बहुत ज्यादा हम देखते हैं ना कि हम हमेशा लोग कहते हैं यार अब तो स्ट्रेस बढ़ गया है। तहकीक के अकॉर्डिंग भी और डेफिनेटली क्लिनिक के अंदर भी मैं हर लेवल पे देखती हूँ कि दोनों तरफ अगर देखा जाए तो आज का इंसान पहले की निस्बत ज्यादा जहनी दबाव का सामना कर रहा है। इसकी बड़ी वजूहात में अगर माशी गैर यकीनी सूरत हाल देखी जाए, महंगाई देखी जाए, बेरोजगारी देखी जाए, मुसलसल बदलती टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया है, खानदानी तनाजात हैं और तेज रफ्तार जिंदगी, ये सब मिला के ना हमारा दिमाग मुसलसल एक अलर्ट मोड में रखता है, जिससे हम जिस्म में ना बढ़ता हुआ एक हम ये कहते हैं कैफियत है जो लंबे अरसे तक अगर रहे तो आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपकी नींद की खराबी, एंजाइटी, हाँ, डिप्रेशन। बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त कही। क्योंकि हम जब देखते हैं कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें हमें इस वक्त जो है इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर बहुत ही देखने को मिल रही है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ज़रूर आपसे ऐड करवाना चाहूँगी, ज़रा उस को भी मद्देनज़र रखते हुए रोशनी डालिएगा कि हम जो अपने मौजूदा जो मुआशी हमारे जो सूरत हाल है, इसको भी ज़रा ऐड कीजिएगा। क्योंकि पहले हमारे पास जितना होता था, थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है कम, हम उसमें उन रिसोर्सेज में या उस अपने सोर्स ऑफ इनकम के अंदर हम खुश रहते थे। अब हम देखें तो घर के अगर सारे लोग भी कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम उसमें खुश नहीं हैं। हमारे जो मुआशी जो सूरत हाल है मौजूदा, इसको भी कहीं ना कहीं हमने स्ट्रेस की सूरत में अपने ऊपर तारी कर लिया। ज़रा इसको भी बीच में ना ऐड करके बताइएगा। महविश, आपको आइडिया है जब कोरोना आया तो कोविड में ना हम पेंडेमिक का वर्ड यूज कर रहे थे कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है। मैं बहुत अरसे से और अभी भी जाके मैं नुमाया तौर पर ये चीज कहती हूँ कि जो नफ्सियाती बीमारियां हैं ना या जहनी तनाव जितने भी हैं उनका पेंडेमिक के अंदर है। और उसकी वजह बेसिकली हमारी जो इंटरनल सिस्टम है ना, जैसे एक इक्तदाल होता है, हम एक कैफियत फील करते हैं जिसमें सुकून की कैफियत में जाना कोई भी नहीं जा पाता। एक कश्मकश का शिकार है हम। हम कहते हैं ना तजब्बुब, एक वर्ड उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। तशवीश के अंदर मुसलसल इंसानी जो अंदरूनी निजाम है, मैं हमेशा कहती हूँ इंटरनल सोल कोई भी कनेक्टेड नहीं है। हमारी ख्वाहिशात, हमारा जो अंदर का चलता पूरा निजाम है जिसमें ना हमने अपने मिजाज को सेट करना था, अपनी ख्वाहिशात को सेट करना था, खुश फील करना था, कनेक्टेड फील करना था, ग्रेटिट्यूड के लेवल पे कुछ भी ऐसा निजाम अब इस्तेहकम नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? उसकी वजह यह है कि हम डिजायर के पीछे लग गए, हम विशेष के पीछे लग रहे हैं, हमने एक नफ्सा नफ्सी का दौर बना दिया। जरूरत है हमें, हम सब अच्छा भी लगना चाहते हैं, अच्छा ओढ़ना, पहनना, गाड़ी अच्छी, सारी चीजें, लेकिन जो इसके अंदर एक लाइन में हमेशा कहती हूँ कि सब हासिल करने की जस्तजू रखो लेकिन खुद से जुदा ना हो।
हमारा क्या है कि हम ना खुद से हम दूसरे के पीछे या दूसरी कोई भी ऐसी चीज जिसके पीछे इतना लग जाते हैं कि हमारी अपनी पोटेंशियल, हमारी अपनी खुशी, अपना खुशी एक्चुअली हमने ना डिफाइन ही गलत कर लिया है, सुकून को भी गलत डिफाइन कर लिया है। हमने मेटरलिस्टिक अप्रोचेस के लेवल पे नफसियाती अवामिल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि चिड़चिड़ापन, हमने डिप्रेशन, सोनिया मायूसी, अपनी जो देखिए गुस्सा। खुशियों को जोड़ दिया है ना, वो ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ दिया है कि ब्रांडेड चीज़ें हों, एक लग्जरी आलीशान घर हो, गाड़ी हो, इन चीज़ों के साथ हमने अपनी खुशियों को जोड़ दिया। जबकि आपकी जो खुशियां हैं वो तो आपके आसपास, आप जो छोटी छोटी हैपनिंग्स हो रही हैं, आपके रिश्ते हैं, कोई बात कर रहे हैं या किसी ने कोई बात कर दी है, आपकी छुट्टियों जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुशियों का ताल्लुक तो इनके साथ होना चाहिए था, हमने चीज़ों के साथ जोड़ दिया खुशी को। अच्छा मैविश, इसमें ना हमेशा हम एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, जो हर बंदे की रियलिटी है ना वो डिफरेंट होती है। हर बंदा जो कह रहा है ना कि मैं हम अक्सर समझते हैं कि मसला सिर्फ पैसों से है या पैसों से ही हल होगा। डेफिनेटली जरूरत है, ऐसा नहीं है, हर बंदे की जरूरत है, बुनियादी जरूरत के लेवल पे पैसा है। लेकिन उसके साथ जो हकीकत है ना कि माली दबाव के साथ साथ जज्बाती निजाम और खानदानी निजाम जो हमारे हैं ना, मुझे लगता है ये इतने पामाल हो चुके हैं कि अब हमें लगता है कि पैसा होगा तो मेरा रिश्ता बचेगा, और ये हकीकत के लेवल पे भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इंटरनली भी हम कनेक्टेड नहीं है। हमने हर चीज को, अच्छा कंडीशनिंग कहा जाता है साइकोलॉजी में, एक लफ्ज कहते हैं कि हम किसी चीज को किसी के साथ कनेक्ट करके हम कहते हैं कि यही चीज होगी तो मैं खुश होऊंगा या होऊंगी। वो कंडीशनिंग हम बहुत करते हैं। जैसे फर्ज किया मुझे सुबह सुबह उठ के ये वाला ब्रांड का मैं कपड़ा पहनूंगा या पहनूंगी या कुछ इस तरह से होगा तो इस गाड़ी में जाऊंगा या जाऊंगी तो तभी मुझे जरूर मिलेगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ये जो ऐड कर दी है हमने, जैसे आपने कहा कि सुबह उठते ही हम ये सोचेंगे फ़लाँ ब्रांड के कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी और इतनी लग्जरी गाड़ी में जाऊंगा, अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं होंगी या मैंने इस तरह का अपना जो ओढ़ना है वो नहीं रखा होगा तो लोग क्या कहेंगे। ये जो टैग लाइन है, क्या इस लाइन ने भी हम पे स्ट्रेस तारी कर दिया है, लोग क्या कहेंगे? बहुत प्रेशर होता है पीयर्स का, जैसे आप लोगों की वजह से ही चलते हैं। आप सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे होते हैं ना। अच्छा, ये हेल्दी रहे यानी कि किसी की वजह से आप अच्छी आदत में पढ़ते हो, पुश करते हो अपने आप को, एक्टिव रहते हो, कामकाज कर रहे हो, सारी चीजों को मेंटेन कर रहे हो, क्लीनिनेस की केयर कर रहे हो, सब चीजें अच्छी हैं, मतवाजन में रहे। तो जब एक्सेस बढ़ जाती है कि हमें अपनी कोई भी चीज, हमारे पास रेंज हमारी 1000 की है और 4000 की रेंज लगा के बाद में हम कर्जों के अंदर छुपे रहते हैं, ढले रहते हैं। मैं ये सिर्फ एग्जांपल, तो बहुत से लेवल पे वहां पे हम जाके अपना वो एतदाल खराब कर रहे होते हैं। जरूर लगिए हमें एक रेस, हम हमेशा कहते हैं ना हम एक रेस में, और वैसे भी ये दुनिया का जितना भी निजाम चल रहा है उसके अंदर हमारा जरूरी है कि आजमाइश हर एक लेवल पे आती है। उसका हमने सामना कैसे करना है, किस तरीके से हमने करना है, ये जरूरी होता है। इंसानी नफ्सियात के लेवल पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ जाती है, हम रियलिटी और जो इमेजिनेटिव लाइफ होती है उसके अंदर ना एक लाइन जो होती है वो ड्रॉ, हमें जो ख्वाहिशात के पीछे इतना ज्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इमेजिनेटिव दुनिया के अंदर जो रोमानवी स्टोरीज में हमने पढ़ा होता है और हमने जो देखा होता है, आजकल का देखे सोशल मीडिया का जमाना है और जिस लेवल पे हमें सब चीजें तड़कती फड़कती दिख रही हैं, खूबसूरत दिख रही हैं। ये जो सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया है, क्या इस सोशल मीडिया की लाइफ ने, जो हम इस पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो हम इस पे देख रहे हैं, क्या इसने भी जो है वो ज़हनी दबाव में इजाफा किया है? बहुत किरदार अदा किया। 45 मिनट का आपका जो स्क्रोलिंग है, और स्पेसिफिकली डूम स्क्रोलिंग, जिसमें आपका कोई मकसद नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट, और आपको पता नहीं है आप देख क्यों रहे हैं। कभी आप एंटरटेनमेंट पे जा रहे हैं तो कभी हेल्थ पे जा रहे हैं, कभी फूड पे जा रहे हैं तो कभी नेचर पे जा रहे हैं। इस तरह से जो आपका कंपार्टमेंट दिमाग का लपकता है, मैं कहती हूँ हमेशा ये जो ऊपर नीचे होता है उसके लेवल पे वो बेचारा भी कंफ्यूज हो जाता है, आया मैं कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो लूं और कौन सी ना लूं, क्या मैं प्रोसेस करूं। आप देखिए हमारा अटेंशन स्पेन कितना रह गया, हमारा अटेंशन स्पेन टोटली 8 सेकंड भी बच्चों का और हमारा नहीं रहा। हम तो जल्दी उकता जाते हैं, हमारा बच्चा भी उकता जाता है, हम बोर हो जाते हैं, हमें कोई चीज एंटरटेन नहीं करती, हमें कोई चीज ना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करती। हम एक्चुअली एक होता है ना, हम एक ऐसी कंडीशन में नहीं आते जहां सुकून तारी हो सके। मुसलसल की बात दौड़ो, स्क्रोलिंग के साथ 30,000 स्क्रोल, मैं हमेशा कहती हूँ 30,000 सेंसरी नॉड आपका लगा है फिंगर टिप पे, और ये मुसलसल ऐसे ऐसे करे जा रहा है और दिमाग के अंदर से क्या हालत कर रहा होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी
गाइडलाइन हम मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं अपने आप। हम सब इस चीज का शिकार हैं। जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम एक चीज प्लान करके जाते हैं कि यार ये देखना है, लेकिन वो समंदर इतना बड़ा है कि हर तरह की मछली हम पे हावी होती है, क्योंकि वो डिजाइन ही इसलिए की गई कि इसे पकड़ो, ये हमारा शिकार है। तो हमें शिकार नहीं होना सोशल मीडिया से। जो हमारी रिलेटेड चीज है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, और प्लानिंग के साथ नहीं, हम तो 5 मिनट में अगर आप जा रहे हैं, 1 इसका मिनट में जा शिकार रहे हैं, होना नहीं बल्कि हम बिल्कुल। तो हो चुके हैं। अच्छा बताइएगा, कुछ लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, यानी कोई भी इवन रिश्तों की बात कर लें, अपने यानी कि फैमिली ताल्लुकात के रिश्तों की बात कर लें, या वर्किंग प्लेस पे ऑफिस की हम बात कर लें, कोलीग्स की बात कर लें, ओवर थिंक करने वाले या नेगेटिव सोचने वाले मुसलसल अगर इसी सिचुएशन में रहते हैं तो इसका उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? अच्छा, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ 2 लेवल पे। एक आपका पावर प्लांट है हैप्पी हार्मोन का, और एक है आपका नेगेटिव हार्मोन का। आप इस तरह से फिजियोलॉजी को जितने भी हमारे देखने वाले ना, आपकी बॉडी के अंदर अगर चल ही सिर्फ नेगेटिव प्लांट है जी, और बाकी सारे 4 प्लांट जो हैं वो बंद हुए हुए हैं, तो आपकी बॉडी से निकलेगा ही वो पैटर्न जो कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, मायूसी की तरफ लेके जाएगा, बेचैनी की तरफ लेके जाएगा। और उसी की बेसिस पे फिर आपकी पूरा आप स्पार्क करते हो ना, जैसे आप कहते हो कि यार किसी बंदे से हमने मिले, तो अगर उसका पॉजिटिव पैटर्न है थॉट्स का, और आप जैसे हमेशा हमारी महविश से मुलाकात होती है, हम खुशी खुशी एक एंजॉय भी करते हैं, आज तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो बहुत से लेवल पे जब भी आपका इंटरनल निजाम, आपकी सोचों का पर डे आप 70 से 75 हजार सोचों के निजाम बनाते हैं, और उनमें से हेल्थ, वेल्थ और आपकी जो रिलेशनशिप होता है, और अगर दरमियान दिमाग चलता ही आपका नेगेटिव, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, माशरा गंदा है, ये खराबी है, ये खराबी है, इन सारे चुंगल में आप पड़े रहेंगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। और उसी की बेस पे आपके दिमाग के अंदर जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जितने भी देख लें, जो कि एक्चुअली माशरे के लिए माशी लेवल पे, दोनों लेवल पे बोझ बनते हैं। घर वालों के लिए भी, जितने भी क्लिनिक में मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अगर वो बच्चा है ओवर थिंकिंग का है, अगर वो बड़ा ओवर थिंकिंग के लेवल पे शिकार है, तो वो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होके वो अपने लिए भी नुकसानदेह कर रहा होता है, दूसरे के लिए भी, दूसरों के लिए भी इसमें शामिल हो रहा होता है। इसमें अगर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी डाल दें कि अगर ओवर थिंकिंग से फाइट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि आपको जब भी लगे कि कोई चीज आपको ट्रिगर की है और आपके दिमाग के अंदर ना वो मुश्किल हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, 7 to 10 सेकेंड तक सिर्फ आई क्लोज कर दें और कोई कमांड ना दें, उस पर कुछ भी इमेज ना आने दें। जैसे ब्रेन के हम क्योंकि इतना ज्यादा नफ्सा नफ्सी में नींदें नहीं पूरी कर रहे, हम दिन रात स्क्रीन देख रहे हैं, हम दिन रात एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रेन का एक अल्फा वेव होता है, वो जनरेट नहीं होता, जिसकी बेसिस पे आपकी ओवर थिंकिंग के लेवल पे भी पैटर्न बहुत बन रहे होते हैं, आप सुकूनत में नहीं जा पा रहे होते। असल में बॉडी का जो रिदम है ना, वो सुकून में नहीं जा पा रहा होता। तो आप 7 से 10 सेकेंड तक सिर्फ आंख क्लोज करके, आप ये ना कि हम बेसिकली क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग होती है या कोई नेगेटिव सोच आती है ना, तो उसमें कहते हैं रोको यार, नहीं रोकना, नहीं सोचना, नहीं सोचना। जिस पे प्रेस डालते हो, जिस पे प्रेशर डालते हो, वो फट रही होती है। तो आप पहले एड्रेस करें कि यार ये ओवर थिंकिंग मेरी हो रही है, ट्रिगर क्या आया है, कहाँ से मुझे मैनेज करना है। क्योंकि बात लोग कहते हैं मुझे नहीं सोचना यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नो, जहां पे आपको बॉडी में जहां भी कोई सोच ऐसी चीज आती है जिसकी बेसिस पे आपको लगता है खराबी पैदा हो रही है, एड्रेस बाय योरसेल्फ। हमारा ये होता है, हम मलबा डालते हैं कभी किसी पे, 12 लेवल होते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के, जिसमें आप लेबल करते हो, शुड बी, कैटास्ट्रोफी फैलाते हो, ये सारी चीजें। उनमें से सिर्फ आपने सोचना होता है कि मेरी सोच कहाँ पे जाके ना तार स्पार्क कर रही है, मैंने उसे आइडेंटिफाई करना है। जो ही वो आइडेंटिफाई हो जाता है बेहतर तरीके से, आप अपने सोचों के निजाम को ठीक करते हो। और दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं बीइंग माहिर नफ्सियात यहाँ पे कहती हूँ कि अगर फर्ज किया 80%, अगर 80% बीमारियां है ना, तो अगर फर्ज किया 80 में से 80% लोगों को सिर्फ सोचों के निजाम की ही तरतीब दे दी जाए कि आप ऐसे नहीं ऐसे सोचो, तो 80% बीमारियां ठीक हो सकती हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कह रही हूँ कि मुस्बत निजाम जो सोचों का है, अगर उसे अलाइन कर लिया जाए, तो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में पढ़ रहे होते हैं ना, उससे आप बहुत जल्दी निकल भी सकते हैं। और ये जो आपका बर्डन आता है ना कि फिर आगे जाके सोचना है, मसला है ना बड़ा सोबिया साहिबा, कि हम जो हमारे सोचने समझने की सलाहियत है उसको हमने बहुत ही वीक कर दिया हुआ है। इस हम जो कहते हैं सोशल मीडिया का दौर है या स्क्रॉलिंग का है, एक से मतलब ऐसी अनलिमिटेड हमारे पास कंटेंट आ चुका है, ऐसा मवाद आ चुका है कि हमारी जो सोच है, जो थिंकिंग पैटर्न ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो गया। एक और चीज़ बताइएगा, नींद की कमी,
ये जो हमारा जो ये स्लीप साइकिल है, इसको जो हमने डिस्टर्ब कर दिया, एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी एक नीड है कि कितने घंटे उसको नींद करनी है और क्या वक्त होना चाहिए नींद का, इसको जो हमने डिस्टर्ब कर दिया है, ज़रा इस बारे में भी बताइएगा कि इससे भी हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ जो हो रही है, जो ये जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें जाने की एक वजह ये नींद की कमी भी है या नींद का डिस्टर्ब हो जाना भी है? बहुत बड़ी वजह, सारी नफसियाती तनाव में से सबसे बड़ी वजह यही होती है कि स्लीप आपकी 2 वीक तक अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि आपको किसी न किसी मॉलेज की तरफ जरूर जाना चाहिए और इस नींद को एड्रेस करना चाहिए। बात का ये होता है कि लोग नींद, आज दुनिया में सबसे अच्छी दवा जो है ना आजकल के जमाने में, वो सबसे बेस्ट है कि आप नींद अच्छी ले लो, लेकिन उसी दवा को इग्नोर इतना किया जा रहा है, उसको ना तवज्जो ही नहीं दी जा रही। अच्छा, कुछ लोग हैं अगर वो उनका एक तो ये नींद टाइम पे ना करना या नींद पूरा ना करना, एक ये, और दूसरा इसमें एक और चीज़ पे डिस्कशन कीजिएगा, बताइएगा, डीप स्लीप का भी ना होना, कि हम आंखें तो बंद होती है लेकिन दिमाग हमारा मुसलसल कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कर रहा होता है, वो एक्टिव रहता है। मैं सोया हूँ लेकिन मैं सोया नहीं, बस लेटा रहा। सो इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि असल में 11 से जो 3 के दरमियान मेलेनिन की जनरेशन होती है, केमिकली अगर देखा जाए तो आपकी पूरा का पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे नींद के पैटर्न ऐसे हो सके 2 बजे 3 बजे 4 बजे जाके सोते हैं या 5 बजे सोते हैं, तो उन पैटर्न के अंदर आपका 3 साइकिल बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हर 1.5 घंटे बाद जाके बिल्ड होता है। REM में उससे कहते हैं, REM कहते हैं उसको। वो वाला डीप स्लीप का साइकिल बिल्ड ही नहीं हो पाता, लोग क्योंकि दबाव के साथ सोते हैं, जहनी तनाव के साथ सोते हैं, अपने बहुत सी चीजों को, वो जैसे क्रिएटर का हम कहते हैं ना कि यार उसके हवाले किया और सो गए कि सुबह उठ के देखेंगे, उस वाली कंडीशन में कोई आ ही नहीं रहा। नफसा नफसी है ना, एक मुसलसल का दबाव है। तो नींद के साइकिल के लेवल पे अगर आप नींद अच्छी चाहते हैं तो कोशिश करें 11 से 3 के दरमियान नींद अपनी कम से कम कंप्लीट करें। कुछ लोग जो रात की ड्यूटीज के लोग मेरे पास स्ट्रेस या डिप्रेशन के साथ आ रहे होते हैं, तो मैंने कहती हूँ आधा घंटा मिल सकता है ना, घंटा मिल सकता है ना बीच में ब्रेक का, कम से कम अपनी आंखें बंद कीजिए और डीप उस टाइम पे अगर एक साइकिल भी आपका दिमाग का बन गया ना, ठीक है, रात की नौकरी में पैसा ज्यादा है, ऑनलाइन बाहर से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस दवाई को लेना ना भूलिए। ये दवाई आपकी ऐसी है जो कुदरत ने डिजाइन की है आपके जिस्म के लिए, और अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर आप पामाली की तरफ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि बच्चों में या नौजवानों में क्या बेसिक अलामात फील हों तो हम समझ जाएं, ख़ासकर पेरेंट्स जो है वो समझ जाएं कि बच्चा जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं, क्या बेसिक ऐसा उनका बिहेवियर है जिससे हम फील कर सकते हैं? अच्छा, जैसे एक नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, हर बंदे को पता होता है मेरा घर का बच्चा ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब भी आपको लगे कि एक एब्रप्ट चेंजेस आई हैं, जिद हो रही है, हर वक्त मोबाइल की तरफ है, आइसोलेशन हो रहा है, खुद के बारे में नेगेटिव ख्याल है या माशरे के बारे में ज्यादा नेगेटिव ख्याल है, खाना पीना और नींद के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ताल्लुकात में बहुत चेंजेस आ रही है। बात बच्चे पहले तो बैठे रहते हैं, फिर एकदम से एक ऐसा टाइम आता है जिसमें ना वो बहुत डिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स हर जगह पे होती हैं, ऐसा नहीं है, बच्चा या बड़ा कोई भी इन अलामात के साथ, गुस्से का बढ़ जाना, नींद का कमी, खाने पीने की कमी 2 हफ्ते से ज्यादा अगर हो रही है तो इसका मतलब वालिदैन या जो भी केयर टेकर या गार्डियन है उसको तवज्जो दें। रवैयों के थ्रू नफसियाती दबाव बताए जाते हैं, अपने बिहेवियर के थ्रू। हम कहते हैं ना कि नफसियाती अलामात क्या क्या होती हैं। अलामात ये होती हैं कि आप अपने रवैये के थ्रू अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ऐसी चेंजेस लाते हो जो पहले नहीं थी, और ऐसी चेंजेस जिसकी वजह से आपकी जिंदगी गड़बड़ा सकती है, उनको आपने निशानदेही करनी होती है और उनको देखना होता है, जिनकी बेसिस पे आप बेहतर तरीके से फिर एड्रेस करना शुरू हो जाते हो। लोग कहते हैं मैं तो नफसियाती नहीं हूँ, मैं तो पागल नहीं हूँ, और ऐसा तोड़फोड़ भी हो रही होती है, नींद उसकी ख्वार हो रही होती है। ज्यादातर लोग 2-2 दिन तक सोते ही नहीं है और घर वाले उन्हें कहते हैं कि ये सोया नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं काम की प्रेशर की वजह से ये बोला। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप अपने रिव्यू के थ्रू बता रहे होते हैं जो कि एक्चुअली दूसरे किसी को लग रहा होता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो जो आपका अम्मा अब्बा कोई भी जानने वाला है या इवन छोटे औलाद आजकल मेरे पास लेके आती है ज्यादातर अपने माँ बाप को कि इनके साथ ये हो रहा है, तो कोई भी जिसको समझ है वो रवैया आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये अलामत ठीक नहीं है, ये पहले अलामत इनमें नहीं थी, उसको एड्रेस कीजिए। और 2 हफ्ते से ज्यादा कोई चीज ना होने दीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर आपके बॉडी के अंदर पूरा साइकिल नफसियाती जो है ना चेंज हो रहा होता है, और अगर एक पैटर्न पकड़ लिया तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होता है ये इस चीज को फिर ठीक करने की तरफ लेके जाना।
सही। अच्छा, किस तरह हम इसकी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखें आजकल जो ओवरऑल सिचुएशन है, छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम ये जो स्ट्रेस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हमें अगले लम्हे का नहीं पता और हम जो है वो फ्यूचर की टेंशन लेकर बैठे होते हैं और बड़े बड़े प्लान्स कर रहे होते हैं। अगर कोई ना कहीं नाकामी या कहीं हमें कामयाबी नहीं मिलती, उस चीज़ को हम अपने ऊपर तारी करके बैठ जाते हैं। तो नाज़रीन के लिए कोई एक आपकी एडवाइस जिससे हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकें, मैसेज आपका। स्ट्रेस की मैनेजमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, स्ट्रेस आएगा, आपका बॉडी का फ्यूल है, ये आपको मदद करता है कि आप मुतहर्रिक रहें, लेकिन आप फ्यूचर के आने वाली जो प्रिडिक्शन करते हैं और जी। पास्ट के जो गम लिए होते हैं उनको जो पॉकेट में रख के दोनों तरफ कभी इधर खोजकोले खा रहे होते हैं, कभी इधर नहीं, हाँ। प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है उसे राइट कीजिए, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं। बस कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम जब ट्राई करते हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में, हमेशा कहती हूँ ग्राउंड करना। ग्राउंडिंग एक ऐसी, खुदा ताला ने भी और सुन्ना में भी हमने देखा है कि मौजूदा लम्हे के अंदर रहते हुए हमने उसे संवारना है। अगर हम संवारते रहेंगे तो नफसियाती दबाव जितने भी आने वाले हैं, पहले जो हो चुके हैं उसे फेंकिए डस्टबिन में और आगे चलिए और आगे के मेरे बारे में फिक्र ना कीजिए और मौजूदा लम्हे में एक एक प्रैक्टिकली स्टेप अच्छे से उठाइए। खुदा ताला ठीक मदद हो गया, करने वाला बहुत होता है। शुक्रिया नफसियाती सोबिया कुव्वत बहुत खतीब जरूरी साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ऑब्वियसली जो छोटे छोटे लम्हात होते हैं उनमें आप जीना सीखें। आप कल क्या होगा, कल किसी ने भी नहीं देखा, तो अपने आप से आप खुद से क्वेश्चन कर लिया करें, दूसरों से सवाल कर लिया करें, चीज़ें लिख लिया करें, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। इससे ज़िंदगी, आप इसको अपने ऊपर तारी करके ज़िंदगी का खात्मा आपने नहीं करना। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।